हेलो बालक, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मज़े में होगे, जम के पढ़ाई कर रहे होगे, अभी तक के टॉपिक को रिवाइज कर लिया होगा, है ना? आगे बढ़ेंगे आज हम। एंड टुडे वी हैव टू सी स्ट्रेटेजिक चेंज। आज के लेक्चर में हम स्ट्रेटेजिक चेंज को डिस्कस करने जा रहे हैं और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम थोड़ा बहुत कवर कर पाएंगे। देखते हैं कितना टॉपिक हम कवर कर पाते हैं। द फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इज द स्ट्रेटेजिक चेंज। तो हेडिंग करेंगे आप स्ट्रेटेजिक चेंज। स्ट्रेटेजिक चेंज। स्ट्रैटेजिक चेंज में पर्टिकुलरली दो प्रोमिनेंट टॉपिक्स हैं। एक होता है इनिशिएटिंग स्ट्रैटेजिक चेंज, इनिशिएटिंग स्ट्रैटेजिक चेंज, और दूसरा होता है कर्ट लेविन चेंज प्रोसेस। जैसा मैंने आपको कहा था, इन्हीं कॉन्सेप्ट का आप इस्तेमाल करोगे ड्यूरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सर्टेनली इसीलिए मैकिन्से 7S मॉडल को मैंने इसके साथ रखा है। और पहले हम स्ट्रैटेजिक चेंज को समझते हैं, फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज मैनेजमेंट कैसे हो सकता है उसको समझेंगे, और लास्ट में हम मैकिन्से मॉडल को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रैटेजिक चेंज। ये क्या होता है और इसकी क्यों जरूरत हो जाती है हमें, है ना? दिस इज द फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ जो सबसे बेसिक बात है जो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं वो क्या है, जरा गौर करो। पुट अ नोट सेक्शन हियर, ठीक है? एंड लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू फॉर्मुलेट अ स्ट्रैटेजी। हाउ यू फॉर्मुलेट अ स्ट्रैटेजी। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आप स्ट्रैटेजी को कैसे फॉर्मुलेट करते हो, क्या प्रोसेस था उसका, तो आंसर इज वेरी सिंपल, राइट? सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी एनालाइज आवर बिजनेस एनवायरनमेंट। हम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जिन फैक्टर्स को हम इंटरनल और एक्सटर्नल में डिवाइड कर देते हैं। इंटरनल का मतलब है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के एस्पेक्ट्स हैं, और एक्सटर्नल का मतलब है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के एस्पेक्ट्स हैं। एक्सटर्नल फर्दर माइक्रो और मैक्रो में डिवाइड होता है, दैट वी ऑलरेडी नो। So this is our environment, internal environment and external environment, and we analyze both internal and external environment. ठीक है? Internal environment के analysis से we get the understanding of strength and weaknesses, and external analysis के से we get the understanding of opportunities and threats. Now, based on these strengths, weakness, opportunities and threats, we formulate our strategy. फॉर्मुलेशन इसके आधार पे किया जाता है, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। अब हम जानते हैं एज फार एज बिजनेस एनवायरनमेंट इज कंसर्न, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक, इट इज हाईली डायनामिक, इट इज एवर चेंजिंग। ये क्या होता है, ये हमेशा बदलता रहता है, इट इज एवर चेंजिंग। नाउ टेल मी वन थिंग, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है तो ये चेंज होगा। अगर ये चेंज होगा तो क्या SWOT में चेंजेस आ सकते हैं? आप बोलोगे हाँ। अगर इंटरनल और एक्सटर्नल में, खास करके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर चेंजेस होती हैं तो यहां जो आपका SWOT है इसमें चेंज आ जाएगा। अगर इसमें चेंज आ जाएगा तो जरा सोचो, जिस आधार पे आपने स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट किया था वही बदल गया। तो जिस आधार पे आपने स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट किया, अगर वो आधार ही बदल जाए तो ऐसे सिचुएशन में क्या हमें स्ट्रैटेजी को चेंज करने की जरूरत होगी? हो सकता है कि हमें हमारे करंट स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करना पड़े, हो सकता है हमें बिल्कुल ही नई स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना पड़ जाए एज पर द न्यू सिचुएशन, राइट? आप क्या बोलोगे? यस, दैट इज गोइंग टू हैपन। अब ये कैसे होगा? आप कहते हैं क्या कि स्ट्रैटेजी इज फॉर्मुलेटेड बेस्ड ऑन strength, weakness, opportunity, threat, which comes from internal and external environment, and we know that the environment is highly dynamic, it keeps changing. So accordingly the SWOT will change, and eventually you will have to change your strategy.
आपको अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना होगा। दो बातें हो सकती है, या तो बिल्कुल ही फ्रेश स्ट्रैटेजी लाने की जरूरत हो जाए, या फिर हम अपने करंट स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करके भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट चेंज इज एविडेंट, दैट विल हैपन फॉर श्योर। अब इसी प्रोसेस को, ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंट यू हैव टू ब्रिंग चेंज इन योर स्ट्रैटेजी, इसी प्रोसेस को कहा जाता है स्ट्रेटेजिक चेंज। इसी प्रोसेस को कहा जाता है स्ट्रेटेजिक चेंज। और आप देख सकते हैं ये इतना इजी नहीं होने वाला है, तो सर्टेनली इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और हमें यही सीखना है कि चेंज को कैसे इनिशिएट किया जाए और चेंज को कैसे लॉन्ग लास्टिंग बनाया जाए। चेंज को कैसे इनिशिएट किया जाए और चेंज को कैसे लॉन्ग लास्टिंग बनाया जाए, इसी बात को हमें सीखना है इस टॉपिक में। सो दिस इज योर स्ट्रैटेजिक चेंज। क्या कह सकते हो आप? स्ट्रैटेजी इज फॉर्मुलेटेड, strategy is formulated based on, strategy is formulated based on strengths, weaknesses, opportunities and threats, which comes from internal and external environment. Internal and external environment. As we know that the environment is dynamic, as we know that the environment is dynamic, it is ever changing. So, in response of change in environment, there comes need to bring a new or fresh strategy or modify existing strategy. This process is called as strategic change. This process is called as strategic change. इसी process को हम strategic change कहते हैं। और जैसा हमने अभी अभी देखा कि certainly it is a complex process। क्या बोल देंगे हम एक पॉइंट और इसके बारे में? It is a complex process। अब ये कैसे हम करते हैं, है ना? What are various steps through which strategic change can be done, right? अब एक बात तो है कि एनवायरनमेंट के आधार पे हमने अपनी स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट किया और एनवायरनमेंट हाईली डायनामिक है। एनवायरनमेंट में चेंजेस होंगे, उन चेंजेस को हमें रिस्पॉन्ड करना होगा, हमें स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करना होगा, या हो सकता है हमें फ्रेश स्ट्रैटेजी लाना पड़े। इस पूरी प्रक्रिया को हमने स्ट्रैटेजिक चेंज का नाम दिया, ठीक है। अब सवाल आता है कि स्ट्रैटेजिक चेंज को इनिशिएट कैसे किया जाए। तो दैट इज आवर फर्स्ट टॉपिक हियर, राइट? इनिशिएटिंग स्ट्रैटेजिक चेंज, इनिशिएटिंग स्ट्रैटेजिक चेंज। अब जरा सोचो आप कैसे इनिशिएट कर सकते हो स्ट्रैटेजिक चेंज को। इनिशिएटिंग स्ट्रैटेजिक चेंज, आप स्ट्रैटेजिक चेंज को कैसे इनिशिएट कर सकते हो? दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। देखिए आप ध्यान से सुनना। स्ट्रैटेजिक चेंज को इनिशिएट करने में 3 स्टेप्स हैं और बड़े ही लॉजिकल स्टेप्स हैं बेसिकली, अगर आप देखोगे तो। So there are 3 steps and all 3 steps are very logical and very connected. In fact आप तीनों स्टेप के बारे में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग तो रखते हो। अब ये 3 स्टेप कौन कौन से हैं? तो पुट अ नोट सेक्शन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। देखो हम कहते हैं क्या कि इफ यू हैव टू ब्रिंग द स्ट्रैटेजिक चेंज, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हमें क्या वाकई बदलने की जरूरत है। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ चेंज, you have to recognize the need of change,
अब ये रिकॉग्निशन ऑफ नीड ऑफ चेंज कैसे होगा, तो आप क्यों बदलना चाह रहे हो पहले मेरे को ये बताओ। तो आप कहते हो सर क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, और जब एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी में चेंज लाना पड़ेगा हमें। एनवायरनमेंट में क्या आ चुका है, चेंज, और उसी चेंज के रिस्पॉन्स में हम अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज लाना चाह रहे हैं। तो एक बात बताओ, हमें कैसे पता चलेगा, क्या हमें बैठे बैठे पता चल जाएगा कि एनवायरनमेंट में चेंज आया है? द आंसर इज नो। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई एनवायरनमेंट में चेंज आया है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा, और फिर आपको यह भी देखना होगा कि क्या वो चेंज आपको बदलने के लिए मोटिवेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंड फॉर दैट पर्पस यू विल हैव टू डू द एनालिसिस। सो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है रिकॉग्नाइज नीड ऑफ चेंज। और आप जब नीड ऑफ चेंज को रिकॉग्नाइज करने की बात करते हैं तो आप क्या कर लोगे, आपने कहा सर हम सॉर्ट एनालिसिस कर लेंगे। याद करो, सॉर्ट एनालिसिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस। हम बहुत सारे टूल को यूज कर सकते हैं, बट वी कैन यूज द सॉर्ट एनालिसिस, एंड सॉर्ट एनालिसिस विल गिव अस आइडिया कि एनवायरनमेंट में किस तरह के चेंजेस आए हैं और क्या उस चेंजेस हमारे लिए रेलेवेंट है और क्या उसकी वजह से हमें बदलने की जरूरत है, राइट। सो अकॉर्डिंगली वी विल चेंज आवरसेल्फ। होता क्या है कि व्हेनेवर देयर इज सम चेंजेस इन एनवायरनमेंट, तो आपकी स्ट्रैटेजी में और एनवायरनमेंट में मिसमैच हो जाते हैं। आपके स्ट्रैटेजी और एनवायरनमेंट में मिसमैच होगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं उसको कि जो हमारा प्रेजेंट कल्चर है, उस कल्चर का कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमारे स्ट्रैटेजी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हमें उसे बदलना होगा। तो ये भी रिकॉग्नाइज नीड ऑफ चेंज में आप कंसीडर कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज नीड ऑफ चेंज का मतलब हुआ कि कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट हैं पूरे एनवायरनमेंट के जो हमारे स्ट्रैटेजी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसमें एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए, एक फिट क्रिएट करने के लिए हमें उस चेंज, नीड ऑफ चेंज को रिकॉग्नाइज करना होगा एंड अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करना होगा। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। जब तक ये नहीं समझेंगे बदलना है, तब तक बदलेंगे क्यों, है ना। एक बार आपने अगर चेंज को रिकॉग्नाइज कर लिया, तो अब आती है बात बदलने की खुद को। लेकिन अब यहां एक बात ध्यान में रखना, अगर किसी कंपनी की हम बात करें, लेट्स से दिस इज अ कंपनी, ठीक है, दिस इज अ कंपनी, तो जाहिर सी बात है कंपनी के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, कंपनी के अपने ऑब्जेक्टिव्स होंगे, राइट। और इस कंपनी में देयर आर पीपल वर्किंग, तो ये एम्प्लॉइज हैं। अब इन एम्प्लॉइज के भी अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव होंगे, यस और नो। जो एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज के भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। एम्प्लॉइज भी जो काम कर रहा है वो भी कुछ सोच के कर रहा है ना। कंपनी के भी ऑब्जेक्टिव्स हैं और एम्प्लॉइज के भी ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, कंपनी चाहता है कि सेल को मैक्सिमाइज करे, ये ज्यादा सेल चाहता है। अब ज्यादा सेल के लिए इसने क्या किया, अपने एम्प्लॉय को पुश किया कि मुझे ज्यादा सेल चाहिए। अब एम्प्लॉय को 16-17 घंटे काम करने पड़ रहे हैं और कंपनी का ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो रहा है, लेकिन एम्प्लॉय क्या हो रहा है, डिससेटिस्फाई हो रहा है। यानी कि एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव और कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है, क्लैश कर रहा है। तो अब क्या किया कंपनी ने, ऐसे सोचो आप कि हमने एम्प्लॉय को ये कहा कि वी विल गिव यू इंसेंटिव ऑन सेल, इंसेंटिव ऑन सेल। अब देखो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव है इंसेंटिव अर्न करना, पैसे कमाना, है ना। वो क्या चाह रहा है कि वो इंसेंटिव अर्न करे, और एम्प्लॉय क्या करेगा, इंसेंटिव अर्न करने के लिए फुल एफर्ट लगाएगा सेल करने में। और जब वो सेल करने में फुल एफर्ट लगाएगा तो सेल इंक्रीज होगा, सेल इंक्रीज होगा, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, अचीव हो गया। तो आप जाहिर सी बात है इस तरह से काम करना चाहोगे जहां एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव और कंपनी का ऑब्जेक्टिव कोइंसाइड करे, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अगर इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इन दैट केस स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन में आपको रेजिस्टेंस आना शुरू होगा, बाधाएं आनी शुरू हो जाएंगी। तो वंस यू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ चेंज, देन यू हैव टू क्रिएट अ शेयर्ड विजन। शेयर्ड विजन का मतलब यह है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोमेटिकली कमिटमेंट होगा कंपनी के विजन को अचीव करने के लिए, और एक हार्मनी आपको कंपनी में दिखाई देगी, राइट। शेयर्ड विजन में क्या होता है कि जो विजन फॉर्मुलेट हो रहा है वो टॉप लेवल के द्वारा विजन सर्टेनली फॉर्मुलेट होता है, लेकिन इस प्रक्रिया में सबका कंट्रीब्यूशन होता है। हर एक लेवल से वी आर गेटिंग द फीडबैक, हर एक लेवल से वी आर गेटिंग द फीडबैक, एंड बेस्ड ऑन दैट फीडबैक पॉलिसीज आर फ्रेम्ड। अगर आपने हर एक लेवल के एम्प्लॉय को अपने विजन फॉर्मुलेशन में इन्वॉल्व किया,
और फिर क्या होता है, विजन का प्रॉपर डेलीगेशन होता है ना। वेल आर्टिकुलेटेड विजन, क्या बोलोगे आप, वेल आर्टिकुलेटेड विजन, मतलब सबके साथ कम्युनिकेट किया जाता है। किसके थ्रू कम्युनिकेट किया जाएगा, आर्टिकुलेटेड मतलब कम्युनिकेटेड। तो आपके तो कंपनी के जितने मैनुअल्स हैं उन मैनुअल्स पे विजन होगा, कंपनी के वेबसाइट्स पे विजन होगा, है ना, कंपनी के डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स पे विजन होगा, और उन विजन्स को एम्प्लॉइज पढ़ेंगे, एक एक मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, एक एक स्टेक होल्डर्स को। All stakeholders must be aware about the vision of the company, and there certainly should not be any conflict between the objective of company and the objective of employee. You will have to create such kind of environment. तभी एक enthusiastic environment आपका create होगा, जिस environment में you will be able to achieve your objective of bringing change. तो इसको कहते हैं shared vision. क्या क्रिएट करना होगा हमें, शेयर्ड विजन क्रिएट करना होगा, जहां एम्प्लॉय और कंपनी दोनों का विजन सेम हो जाता है और कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता, तो फिर चेंज ट्रांजिशन स्मूथली होगा। अगर कॉन्फ्लिक्ट रह गया ऑब्जेक्टिव में तो ट्रांजिशन स्मूथली नहीं हो पाएगा और हम चेंज को सही तरह से अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। वंस इट इज डन, फिर हम कहते हैं वंस वी हैव द शेयर्ड विजन, देन वी टॉक अबाउट इंप्लीमेंटिंग द चेंज, इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज। चेंज को क्या कर देना, इंस्टीट्यूशनलाइज कर देना, और जहां न्यू सेट ऑफ बिहेवियर ओल्ड सेट ऑफ बिहेवियर को पूरी तरह से रिप्लेस कर देता है और हम न्यू सेट ऑफ बिहेवियर को इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज इज द लास्ट स्टेप। 3 स्टेप में यू इनिशिएट द चेंज। स्ट्रैटेजिक चेंज इज इनिशिएटेड इन 3 स्टेप्स: रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ चेंज, क्रिएट शेयर्ड विजन एंड इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक चेंज, राइट। तो आप क्या बोलोगे, स्ट्रैटेजिक चेंज can be initiated in 3 steps. Can be initiated in 3 steps. Number 1, recognize the need of change. Number 2, create shared vision. And number 3, institutionalize the change. Correct? पहला, recognize the need of change. क्या कहा हमने इसमें, it involves identifying which facets of culture is strategy supportive and which are not. It involves identifying which facets of culture are strategy supportive, which facets of culture are strategy supportive and which are not, and which are not. It involves use of some analytical tool like SWOT analysis to analyze environment to identify change in environment and need of changing. ये हो गया आपका पहला स्टेप, रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ चेंज। सेकेंड स्टेप, क्रिएट शेयर्ड विजन। क्रिएट शेयर्ड विजन, क्या कहा हमने, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी and that those of employees must coincide, and there should not be any conflict. There should not be any conflict.
कंपनी और एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव कोइंसाइड करना चाहिए, उनके बीच में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। उनके बीच में अगर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होगा, यू वॉन्ट बी एबल टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव, राइट। शेयर्ड विजन involves getting feedback from every level of organization and involvement of all in vision formulation, which gives automatic commitment of all members of organization. Of all members of organization. Okay. And the last step is institutionalize the change. राइट, यहाँ क्या बोलोगे, ये तो एक्शन वाला स्टेज है, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशनलाइज करने का मतलब इंप्लीमेंट करना, तो आप बोलोगे इट इन्वॉल्व्स implementation of change strategy. Change takes time to prevail. It should be monitored and reviewed continuously. To ensure that organization and its members do not slip back to old ways. और ऐसा होता है, मैंने आपसे कहा था कि करंट सिचुएशन से, करंट बिहेवियर से, करंट एटीट्यूड से सब सेटिस्फाइड रहते हैं। तो ये टेंडेंसी होती है कि वापस वो पुराने ढर्रे पे जाए। तो पुराने तरीके से जो काम कर रहे थे वहीं से तो हम हटे। क्यों हटे? क्योंकि हमें बदलने की जरूरत थी, क्योंकि एनवायरमेंट चेंज हो चुका है। तो ये इंश्योर करना है कि वापस हम पुराने तरीके पे ना जाएं, एंड फॉर दैट पर्पस वी हैव टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर एंड रिव्यू। सो दिस इज योर इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज एंड दिस ऑल अबाउट योर इनिशिएटिंग स्ट्रैटेजिक चेंज। बट एक प्रॉब्लम है, पता है क्या प्रॉब्लम है? जैसा मैंने आपसे कहा कि ऐसा होता है, जैसे आप खुद पे भी देखना, आप बहुत सारे बच्चों में भी ऐसा देखोगे, पढ़ना शुरू किया, 2 दिन पढ़ा और तीसरे दिन फिर वापस छोड़ दिया पढ़ाई। हाँ, 2 दिन पढ़ा, 4 दिन का ब्रेक आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब आप कहीं ना कहीं वो बच्चा मोटिवेट हुआ था 2 दिन के पढ़ने के लिए, राइट, लेकिन 2 दिन पढ़ने के बाद वो वापस अपने पुराने रूटीन पे चला गया, फिर उसने पढ़ना बंद कर दिया। 4 दिन नहीं पढ़ा, 4 दिन के बाद फिर उसको होश आता है, फिर वो सोचता है कि नहीं मुझे पढ़ना है, और फिर वो 2-3 दिन बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है, और फिर वो 5 दिन पढ़ाई नहीं करता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी इंडिविजुअल अपने करंट सिचुएशन से, करंट बिहेवियर से हाईली कंफर्टेबल होता है। जब भी वो अपने बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करता है तो एक टेंडेंसी होती है वापस पुराने बिहेवियर पे जाने की, और इसके चांसेस हमेशा बने रहते हैं। इसलिए चेंज जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रह पाता। अब कोई भी बैड हैबिट है उसको छोड़ना चाहता है कोई बच्चा, तो आप देखोगे कि कोशिश कर रहे हैं लेकिन बार बार पुराने हैबिट पे जा रहे हैं। सो व्हाई इट इज हैपनिंग? तो कहते हो आप ये एक नेचुरल टेंडेंसी है, ये देखने को मिलता है। यू हैव टू ब्रेक दिस साइकिल, तभी आपका चेंज लॉन्ग लास्टिंग होगा। एंड चेंज को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए एक प्रोसेस आया जो प्रपोज किया था कर्ट लेविन ने, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, 80s में आया हुआ थ्योरी, आज भी रिलेवेंट है। और हर एक कंपनी में जहां भी आप चेंज को इंप्लीमेंट करोगे, आप कर्ट लेविन के मॉडल को ही फॉलो करोगे।
इवन जब हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन चेंज मैनेजमेंट करेंगे अगले टॉपिक में, तो भी आप देखोगे कर्ट लेविन के मॉडल का ही आपको रेफरेंस दिखाई देगा, उसी के कॉन्सेप्ट्स को आप यूज कर रहे होगे। तो कर्ट लेविन ने एक चेंज प्रोसेस, 3 स्टेप का एक चेंज प्रोसेस प्रपोज किया, जिस प्रोसेस के थ्रू आप चेंज को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हो, है ना। ऐसा चेंज आप क्रिएट कर सकते हैं जो लंबे समय तक चले। ये थियरी आप किसी पे भी ट्राई कर सकते हैं। आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है ना, तो आप उस पर भी ये थियरी ट्राई कर सकते हैं। चलो मैं उसी एग्जांपल से आपको इसको समझाता हूं। तो चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, कर्ट लेविन चेंज प्रोसेस। कर्ट लेविन चेंज प्रोसेस। To make change long lasting, Kurt Lewin has proposed a 3-step process of change management. सबसे पहला ए, अनफ्रीजिंग, बी, चेंज, सी, रीफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग, चेंज एंड रीफ्रीजिंग। अनफ्रीज करना, चेंज करना और रीफ्रीज करना, ठीक है। ये है आपका कर्ट लेविन का प्रोसेस। 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहले स्टेप में अनफ्रीज करना है, फिर चेंज करना है, फिर रीफ्रीज कर देना है, राइट। अब ऐसे सोचो आप, मान लो कि यू हैव सम वाटर विद यू, है ना, पानी है आपके पास। क्या है आपके पास? पानी। तो इस पानी को हम मान लेते हैं एटीट्यूड। क्या मान लेते हैं? एटीट्यूड एंड बिहेवियर। अब पानी जैसा एटीट्यूड एंड बिहेवियर तो होता नहीं है ना। चलो एनीवे, बचपन से इंसान ने कुछ सीखा, अपने माँ बाप से सीखा, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से सीखा, अपने रिलेटिव से सीखा, अपने दोस्तों से सीखा, टीचर से सीखा। सीखते सीखते वो बहुत सारी चीज़ों को सीखता है और वो अपनी एक पर्सनालिटी डेवलप करता है, ठीक है। अब वो जो अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर रहा है, तो क्या हो रहा है कि ये जो वाटर था, जिसको हमने कहा शुरू में वो कच्चा घर है, उसको सिखाया जा रहा है ना। और धीरे धीरे वो बच्चा क्या कर रहा है? चीज़ों को ग्रास्प कर रहा है, चीज़ों को सीख रहा है। तो उसके बाद ऐसे सोचो कि उसका जो एटीट्यूड एंड बिहेवियर है, एक ग्लास शेप में आपने क्या किया? इस पानी को डाल दिया, राइट। और फिर ये फ्रीज हो गया। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज आइस नाउ। अब ये आइस है, अब ये आइस है। अब ये इसका फिक्स्ड बिहेवियर है, ये इसका फिक्स्ड एटीट्यूड है। ये क्या है? इसका फिक्स्ड बिहेवियर है, फिक्स्ड एटीट्यूड है। अब तो ये आइस है। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसके एटीट्यूड एंड बिहेवियर को कप शेप का बना दूं, अभी तो ये ग्लास शेप का है, तो अगर हम इस आइस को इसमें पलट के डाल दें कप शेप में, तो क्या वो कप शेप का बनेगा? अब आप बोलोगे नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो आइस हो गया सर। आपने पानी डाला था, अभी आप सिखा रहे थे, आप कह रहे थे कच्चा घर है, अभी सीख रहा है, तो उसका तो एक फाइनल एटीट्यूड एंड बिहेवियर डेवलप हो चुका है। और ये जो एटीट्यूड एंड बिहेवियर है इसका, लंबे समय के इसके एक्सपीरियंसेस के आधार पे, इसके एक्टिविटीज के आधार पे, इसके डेली रूटीन के आधार पे, इसके बिहेवियर, अल्टीमेटली इसका कैरेक्टर बिल्ड हुआ है ये। एंड दिस इज लाइक एन आइस। तो दिस इज द एटीट्यूड एंड बिहेवियर विच इज सॉलिड, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं चेंज करें। चेंज मैनेजमेंट का तो यही मतलब होता है। अब हम चाह रहे हैं कि ये जो पर्सन है, इसके एटीट्यूड एंड बिहेवियर को ग्लास शेप से कप शेप में बदल दें। बोले ये कैसे होगा भाई? ये तो होगा ही नहीं। हाँ, हो सकता है। बिल्कुल सही जवाब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हो सकता है। एक तरीका है कि पहले मुझे इस आइस को क्या करना होगा? ब्रेक करना होगा। जब तक इस आइस को मैं ब्रेक ना करूं, इसको पिघला के वापस पानी ना बना दूं, तब तक ये चेंज नहीं होगा। इसको ब्रेक करने का मतलब क्या हुआ कि जो ओल्ड एटीट्यूड एंड बिहेवियर है, इसको ब्रेक करना, और ये इतना आसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ओल्ड एटीट्यूड एंड बिहेवियर से वो इंडिविजुअल जो है वो तो बहुत कंफर्टेबल है, तो उसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा। बट हाँ, वी विल हैव सर्टेन वे टू ब्रेक इट। जब तक हम इसे ब्रेक ना करें, तब तक ये न्यू शेप में नहीं जा सकता। अब हमने इसे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हम क्या कर देते हैं? इसको चेंज कर देते हैं।
अब आ गया चेंज, यानी कि ब्रेक करके वाटर बना, अब उसको हमने कहां डाल दिया, कप में डाल दिया। ठीक है, अब बताओ कप में, ये जब आपने ब्रेक करके इसको कप में डाला, ये तो पानी ही है टेक्निकली देखा जाए तो। आप बोलोगे हाँ, अभी तक तो ये फिक्स नहीं हुआ है, राइट। सो अब व्हाट वी से हियर कि इंडिविजुअल में क्या होता है, पापा घर आए, आप पढ़ नहीं रहे थे, आपको पापा ने डांट लगाई, फिर प्यार से समझाया, फिर मोटिवेट किया, आप मोटिवेट हो गए, बोले नहीं पापा सही कह रहे हैं, मुझे पढ़ना है। आपने पढ़ना शुरू किया, पापा घर से गए, आपने बुक बंद कर दी, टीवी ऑन करके बैठ गए। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो गया? तो आप कहते हैं सर ये प्रॉब्लम ये है कि हम, जो पहले मेरा एटीट्यूड एंड बिहेवियर है, उस एटीट्यूड एंड बिहेवियर को ब्रेक किया गया एंड वी ट्राई टू चेंज, बट ये टेंडेंसी है कि हम वापस पुराने बिहेवियर पे जाते हैं, बिकॉज विद ओल्डर बिहेवियर वी आर मोर कंफर्टेबल। उसको हम जी रहे हैं कई साल से, उसमें हम ज्यादा कंफर्टेबल है, और वही टेंडेंसी होती है वापस जाने की। कहने का मतलब, हम इसको चेंज करने के बाद हम यहां इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। हम बोलेंगे कि चेंज तब माना जाएगा जब ये जो न्यू सेट ऑफ बिहेवियर है वो नॉर्मल वे ऑफ लाइफ बन जाए। यानी कि आपके पापा ने आपको समझाया, आप समझ गए, और उसके बाद आपने 10 घंटे पढ़ाई करनी शुरू करी, और वो 10 घंटे की जो स्टडी है ना, वो आपका नॉर्मल वे ऑफ लाइफ है। अब आप रोज 10 घंटे पढ़ रहे हो, तभी माना जाएगा ना कि चेंज हुआ। 2 दिन पढ़ के तीसरे दिन वापस पुराने ढर्रे पे जाना, वो तो चेंज नहीं हुआ। यानी कि यहां जो हम लिक्विड लेके आए थे, उसे हमें क्या करना होगा, उसे हमें रीफ्रीज करना होगा, उसे हमें रीफ्रीज करना होगा। और रीफ्रीज हम तब मानेंगे जब ये जो चेंज है ये नॉर्मल वे ऑफ लाइफ बन जाए। तो ठीक ऐसा ही होता है ये प्रोसेस। कुछ हमने ऐसे ही एग्जांपल ले लिया, इट्स नॉट अबाउट आइस, है ना, बट हमने ऐसे ही एक एग्जांपल ले लिया कि जैसे एक ग्लास के शेप में अगर आइस है, उसको कप के शेप में लाना चाहते हैं, तो पहले उसे ब्रेक करना होगा, फिर उसे कप में डालना होगा चेंज, और फिर उसे फ्रीज करना होगा। ये 3 स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, इसके शेप को बदल सकते हैं। अकॉर्डिंगली 3 स्टेप में आप लोगों के एटीट्यूड एंड बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं एज पर द कर्ट लेविन चेंज प्रोसेस। पहला है अनफ्रीजिंग, दूसरा है चेंज, और तीसरा है रीफ्रीजिंग। तो पहला स्टेप है आपका अनफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग, चलिए हम स्टार्ट करेंगे पहले से। सबसे पहला स्टेप है हमारा अनफ्रीजिंग। अनफ्रीज करने का मतलब क्या हुआ, है ना, तो हमने कहा अनफ्रीज करने का मतलब हुआ ओल्ड बिहेवियर एंड एटीट्यूड को क्या करना, ब्रेक करना। देखो अनफ्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने चेंज को इंप्लीमेंट किया और वो चेंज अगर आपके मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए सरप्राइज की तरह आया, शॉक की तरह आया, तो फिर वो बड़ा डिमोटिवेटिंग हो सकता है, डिजास्ट्रस हो सकता है ना, हो सकता है सोशल डिसरप्शन कॉज हो जाए आपके ऑर्गेनाइजेशन में। चलो सोचो, आप खुद सोचो, मान लो एक सिचुएशन है जहां यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड यू आर रिपोर्टिंग टू समवन, लेट्स से योर डिपार्टमेंट हेड। आप अपने डिपार्टमेंट हेड को क्या कर रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो, और सडनली क्या होता है कि नेक्स्ट डे यू कम टू योर ऑर्गेनाइजेशन और आपको कहा जाता है कि अब आपको 2 लोगों को रिपोर्ट करना होगा। आपसे कहा जाता है कि यू आर अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट, सो यू विल हैव टू रिपोर्ट योर प्रोजेक्ट हेड एंड ऑल्सो यू विल हैव टू रिपोर्ट योर डिपार्टमेंट हेड। नाउ टेल मी कि आप ऐसे सिचुएशन में क्या आप कंफर्टेबल होगे? नहीं। क्यों नहीं कंफर्टेबल होगे? क्योंकि आपके तो सर ये बड़ा ही सरप्राइज है, मेंटल एडजस्टमेंट में काम टाइम तो लगेगा, वी आर नॉट रेडी फॉर दिस, है ना, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस। और ये एकदम से सडनली कहा जाता है कि आज से आप दोनों को रिपोर्ट करो। सो दिस इज अ सरप्राइज एंड दिस सरप्राइज विल कॉज डिसरप्शन, ये डिसरप्शन कॉज करेगा। या फिर ऐसे सोचो कि अभी तक आप मैनुअली काम कर रहे थे और दूसरे दिन आप आते हैं तो आप देखते हैं आपके डेस्क पे कंप्यूटर लगाया है, उस पर तरह तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं और आपको कहा जाता है अब आप कंप्यूटराइज्ड वे में काम करोगे, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हम करने की कोशिश कर रहे थे। अगेन इट्स अ सरप्राइज। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अनफ्रीजिंग इसलिए जरूरी है कि चेंज कभी एज अ सरप्राइज नहीं आना चाहिए। चेंज अगर सडन होगा और सरप्राइज होगा तो उस कंडीशन में उसका डेट्रिमेंटल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, डिजास्ट्रस इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, सोशल डिसरप्शन कॉज कर सकता है, ये एम्प्लॉय का मोरल लो होगा, मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई वी हैव द प्रोसेस ऑफ अनफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग का मतलब होता है लोगों को चेंज के बारे में बताना और उन्हें चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार करना। अब ये कैसे किया जा सकता है? तो इसका करने का तरीका क्या है कि यू विल हैव टू डेलीगेट द इंफॉर्मेशन। लुक, सबसे कन्विंसिंग होता है चेंज को एक्सेप्ट करना किसी भी इंडिविजुअल के लिए जब उससे उसकी जरूरत समझ में आ जाए,
जब उसे ये समझ में आ जाए कि चेंज हुआ है और उस चेंज के हिसाब से मुझे खुद को बदलने की आवश्यकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनफ्रीजिंग में आप ये काम कर सकते हो बाय स्टोरी टेलिंग, बाय डेलीगेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, बाय काउंसलिंग भी आप यूज कर सकते हैं, स्टाफ ब्रीफिंग यूज कर सकते हैं। तो दे आर डिफरेंट मेथड्स जिसके थ्रू वी कैन डेलीगेट इंफॉर्मेशन टू आवर मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेक देम रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज। जब तक इंडिविजुअली मेंटली तैयार नहीं हो जाता है चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, तब तक चेंज सक्सेसफुल नहीं होगा। आपको ही मैं कोई बिहेवियर अगर बदलने को बोलूं, तो आप नोटिस करना कि रेसिस्टेंस आता है इंडिविजुअल की तरफ से। एक तो हम कोशिश नहीं करते, और अगर हमने कोशिश भी करी तो हम फिर से पुराने ढर्रे पे चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। सो अनफ्रीजिंग वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत हम किसी भी इंडिविजुअल को चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार करते हैं। दैट इज व्हाट द अनफ्रीजिंग इज ऑल अबाउट। अनफ्रीजिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम ओल्ड बिहेवियर एंड एटीट्यूड को ब्रेक करते हैं, राइट। सो व्हाट वी से, unfreezing is the process of making people aware of change, of change and ready to accept the change, ready to accept the change। चेंज को लेके अवेयरनेस और चेंज को लोग क्या करें, एक्सेप्ट करें। चेंज शुड नॉट बी सडन, और कम एज अ सरप्राइज टू मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। If it is so, then it may cause social disruption and lowered employee morale. So change must not be sudden. ये सडन नहीं होना चाहिए, ये सरप्राइज नहीं होना चाहिए। और उसी से बचने के लिए बेसिकली आप अनफ्रीजिंग कर रहे हो, जहां आप इंफॉर्मेशन डेलीगेट कर रहे हो। आप कहते हैं इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन ओल्ड बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन and make them ready to accept change. Make them ready to accept change. तो ओल्ड बिहेवियर एंड एटीट्यूड को ब्रेक करना है ताकि वो चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाए। ये करते कैसे है, हमने क्या कहा, इन दिस वेरियस टेक्निक्स लाइक काउंसलिंग यूज कर लो आप, काउंसलिंग, स्टाफ ब्रीफिंग, स्टोरी टेलिंग, showing examples, etc. can be used to share information and making every member of organization ready to change. Ready to change. This is the process of unfreezing. So unfreezing वो process है जिसके तहत हम लोगों को बदलाव के लिए तैयार करते हैं, उनके ओल्ड बिहेवियर एंड एटीट्यूड को ब्रेक करते हैं, एंड वी मेक देम रेडी टू एक्सेप्ट द न्यू बिहेवियर एंड एटीट्यूड। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अनफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग के बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है चेंज का। अनफ्रीजिंग में पीपल आर रेडी टू चेंज, दे आर मेंटली रेडी टू चेंज, दे अंडरस्टैंड कि बदलने की जरूरत है और वो बदलने को तैयार हो रहे हैं। तो फिर आप सेकेंड स्टेप पे जाते हैं जहां एक्चुअली चेंज को अफेक्ट किया जाता है, एंड न्यू सेट ऑफ बिहेवियर फॉलो करने के लिए आप अपने मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को मोटिवेट करते हो, राइट। सो दैट इज सेकेंड स्टेप विच इज कॉल्ड एज चेंज। चेंज का मतलब है चेंजिंग इनटू न्यू सिचुएशन।
द सेकेंड स्टेप इज चेंज. क्या बोलेंगे? इट इन्वॉल्व्स changing into new situation. It involves changing into new situation. बट जरा आप गौर करो एक बात को, बड़ी ध्यान से समझो मेरी बात को. आप कह रहे हो सर किसी को भी बदलना इतना मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि बड़ा ही डीप रूटेड होता है आपका करंट बिहेवियर, जिसको कोई छोड़ने को तैयार नहीं होता जल्दी. तो क्या चेंज अपने आप हो जाएगा? सेकेंड स्टेप में हम कह रहे हैं चेंज, और चेंज में हम कह रहे हैं चेंजिंग इनटू न्यू सिचुएशन. तो जब आप हमने वो रेडी हैं, मेंटली रेडी हैं चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, और न्यू सेट ऑफ बिहेवियर अगर हमने सामने रखा, तो क्या ये इतना इजी है कि वो अपने ओल्ड सेट ऑफ बिहेवियर को पूरी तरह से छोड़ के न्यू सेट ऑफ बिहेवियर पे चला जाए? क्या ये ऑटोमेटिकली हो सकता है? नाउ दिस इज समथिंग वेयर अ न्यू थियरी केम इनटू एग्जिस्टेंस. अब एच.सी. केलमैन का कहना है कि चेंज आप लाओगे कैसे? ये अपने आप नहीं होता. चेंज कैसे होता है, या चेंज अगर होगा तो चेंज होने के कितने तरीके हैं? तो एच.सी. केलमैन ने 3 मेथड प्रपोज किया है, 3 तरीके बताए हैं, 3 वेज बताए हैं जिससे चेंज को अफेक्ट किया जा सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में. एक मेथड होता है कंप्लायंस का, एक होता है आइडेंटिफिकेशन का, और एक होता है इंटरनलाइजेशन का. सो दे आर 3 डिफरेंट मेथड्स थ्रू विच चेंज कैन बी अफेक्टेड. ये किसने दिया है? ये दिया है आपका एच.सी. केलमैन ने. तो आप क्या कहोगे? एच.सी. केलमैन has proposed 3 methods to bring change or affect change. First is called as compliance. Second is called as identification. And third is called as internalization. तो ये 3 मेथड हैं, कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरनलाइजेशन. ये 3 मेथड है जो किसने प्रपोज किया है? ये 3 मेथड अब प्रपोज किया आपके एच.सी. केलमैन ने. और इन 3 मेथड को हमें समझना है, कंप्लायंस क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, और इंटरनलाइजेशन क्या होता है. 3 मेथड है हमारे पास, और सबसे पहला जो मेथड है दैट इज आर कंप्लायंस. क्या होता है कंप्लायंस के केस में? ठीक है, कंप्लायंस के केस में अब जरा एक छोटा सा नोट लगाओ, है ना, और जरा समझो क्या हुआ. सुनो क्या हुआ, सुनो. एक बालक है जिसका नाम है राम. ठीक है, राम का एक छोटा भाई है जिसका नाम है श्याम. राम का छोटा भाई का नाम क्या है? श्याम, है ना. अब राम जो है ये अच्छा बच्चा है ना, सीनियर है थोड़ा, श्याम थोड़ा छोटा है. श्याम का जो बिहेवियर है अभी, श्याम जो है नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी, पढ़ाई वढ़ाई से इसको कोई खास मतलब नहीं है. किसी गेम में भी ये अच्छा नहीं कर रहा है, ये टोटली टाइम पास कर रहा है. क्या कर रहा है? ये टोटली टाइम पास कर रहा है ना, समय बीत रहा है इसका बस. राम इसको लेके चिंतित है. तो राम चाहता है कि किस तरह से श्याम के बिहेवियर को बदले. राम श्याम के बिहेवियर को बदलना चाहता है. राम को पता है कि श्याम अगर इसी तरह से रहा तो आने वाले टाइम में, भविष्य में उसको बहुत सारी परेशानियां होंगी. तो राम इज ट्राइंग टू चेंज द बिहेवियर ऑफ श्याम. तो राम आपके पास आया और आपसे पूछा कि बताओ भाई मैं क्या कर सकता हूँ कि जिससे मैं अपने श्याम के बिहेवियर को चेंज कर सकूँ. उसका एटीट्यूड ही नेगेटिव है, हर एक चीज़ को लेके, पढ़ाई को लेके, खेल को लेके, किसी चीज़ में वो सही तरह से कर ही नहीं रहा है. क्या करूँ मैं? ऐसा क्या करूँ मैं कि उसके एटीट्यूड को बदल दूँ? मैंने बहुत कोशिश करी, है ना, मैंने डांटा फटकारा, मार पिटाई करी, सब कुछ कर लिया, मेरी बात ही नहीं सुनता. तो अब आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे नहीं, डांट पिटाई करना, नो, फटकारना या मारना पीटना, दैट इज नॉट द सोल्यूशन. आप बोलोगे चलो मैं तुम्हें इलाज बताता हूँ, इसका आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना होगा. राम ने पूछा कौन सा प्रोसेस? आपने कहा आप कर्ट लेविन के चेंज प्रोसेस को फॉलो करो. कर्ट लेविन के चेंज प्रोसेस को फॉलो करो. कर्ट लेविन के चेंज प्रोसेस को आप फॉलो करो. 3 स्टेप का प्रोसेस है, इसमें आप इसके बिहेवियर को बदल सकते हो. ठीक है, राम को आपने प्रोसेस समझा दिया. तो अब राम क्या करेगा बताओ? तो राम ने क्या किया? सबसे पहला स्टेप अप्लाई किया, दैट इज व्हाट? अनफ्रीजिंग. अब क्या हुआ देखो, राम ने श्याम को बोला कि
कि दुनिया बदल चुकी है, हालात बदल चुके हैं, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, आईटी फील्ड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बिजनेस का जो स्कोप एंड साइज़ है वो बदल रहा है, जॉब मार्केट जो है उसमें कंपटीशन बढ़ रही है, इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना। तो मैनी थिंग्स ही स्टार्ट टेलिंग टू श्याम। एक ही बार में नहीं बोल देगा वो, थोड़ा समय ले रहे है ना, कुछ कुछ दिन तो लगेंगे इस प्रोसेस में, है ना। सो व्हाट राम इज डूइंग नाउ, राम इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, राम इज ट्राइंग टू डेलीगेट इंफॉर्मेशन टू श्याम एज मच एज पॉसिबल, है ना। इसके अलावा अब क्या हुआ, एक दिन राम ने श्याम को बिठाया और स्टोरी बताया किसी के बारे में, है ना, किसी एक बच्चे के बारे में स्टोरी बताया जो नहीं पढ़ता था, और बाद में जाके उसको अपने लाइफ को जीने में बहुत परेशानी हुई, उसे जॉब नहीं मिल रही थी क्योंकि उसका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, तो वो किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं कर पा रहा था, गेम में भी अच्छा नहीं कर पा रहा था। सो स्टोरी टेलिंग के थ्रू राम जो है ही इज़ ट्राइंग टू कन्विंस द श्याम कि दैट ही इज़ ऑन रॉन्ग पाथ, है ना, ही नीड टू चेंज हिज बिहेवियर, दिस इज टाइम, हाई टाइम टू चेंज हिज बिहेवियर। फिर बताता है ये इसको कि अगर तुम्हारे बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आए, अब तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, तुम्हें अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगी, अच्छी कॉलेज नहीं मिलेगी, कैंपस नहीं होगा, कैंपस नहीं होगा, जॉब नहीं मिलेंगी, जॉब नहीं मिलेंगी, फिर आगे क्या करोगे। इस तरह से ये क्या कर रहा है, इसको कई तरह के मेथड को यूज़ कर रहा है, काउंसलिंग कर रहा है, डेलीगेट कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, स्टोरी टेलिंग कर रहा है। ये सब राम क्यों कर रहा है, राम ये इसलिए कर रहा है ताकि श्याम का जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा वो बदल सके, श्याम सिचुएशन को समझ सके कि उसे बदलने की आवश्यकता है, राइट। हो सकता है राम अपने फादर का भी एग्जाम्पल ले ले कि देखो हमारे फादर ने कितना स्ट्रगल किया, कितना स्ट्रगल करके हमारे लिए ये सारी चीज़ें क्रिएट करी है, उनकी स्टोरी बताई, है ना, वो किस तरह से पढ़ाई करी थी, उन्होंने किस तरह से जॉब करी, एंड सो मेनी थिंग्स कैन बी डन। ये क्यों कर रहा है राम, तो आप कहते हो दिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ अनफ्रीजिंग, जिसके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन डेलीगेट कर रहा है, स्टोरी टेलिंग कर रहा है, काउंसलिंग कर रहा है, ताकि जो श्याम का जो बिहेवियर है, ओल्ड बिहेवियर जो है श्याम का, उसको क्या किया जा सके, ब्रेक किया जा सके, उसको ब्रेक किया जा सके और इसको ये समझाया जा सके कि इसे बदलने की जरूरत है एज पर द न्यू सिचुएशन, इसको अपने बिहेवियर को क्या करना होगा, चेंज करना होगा, दिस इज द हाई टाइम। तो एक टाइम ऐसा आएगा, है ना, जब ये श्याम कहता है राम से कि ठीक है बात तो सही है तुम्हारी, बताओ मुझे क्या करना चाहिए, है ना। द मोमेंट श्याम आस्क कि मुझे क्या करना चाहिए, इसका मतलब ही इज रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज, है ना। जैसे ही ये हुआ, देन राम विल गो टू द सेकेंड स्टेप। अब ये किस पे जा रहा है, ये सेकेंड स्टेप पे जा रहा है जहां ये चेंज करेगा, यानी कि अब ये न्यू सेट ऑफ बिहेवियर डिसाइड करेगा, किसके लिए, श्याम के लिए। अब ये यही बात कर रहे थे हम केलमैन की। केलमैन ने कहा कि आप क्या न्यू सेट ऑफ बिहेवियर डिसाइड कर दोगे तो श्याम बदल जाएगा। राम ने कहा श्याम को तुम्हें 6 घंटे रोज पढ़ाई करनी है, दैट्स इट। तो क्या श्याम पढ़ लेगा, नहीं पढ़ेगा। वो क्यों नहीं पढ़ेगा, भले ही वो तैयार है, वो समझ रहा है, अब वो सीरियसनेस ऑफ मैटर समझ रहा है, मैं बोर्ड में हूं, अगर यहाँ स्कोर नहीं कर पाया तो मामला खराब हो जाएगा। इसमें तो राम सक्सेसफुल हो गया कि उसको ये बात समझा दिया कि दिस इज द हाई टाइम टू चेंज, अभी अगर चेंज नहीं हुए तो फिर पूरी लाइफ धक्के खाते रहोगे। इसमें तो राम सक्सेस हो गया, ही इज रेडी टू चेंज। लेकिन अब 6 घंटे का उसको शेड्यूल दे दिया तो क्या वो पढ़ लेगा, ही केलमैन का कहना था, ये होगा ही नहीं। अब यहां 3 तरीके से चेंज किया जा सकता है, इन्होंने कहा। अब क्या क्या तरीके हैं वो देखो। सबसे पहला तरीका है कंप्लायंस। अब क्या होगा देखो, राम ने कहा ठीक है, ही इज रेडी टू चेंज। अब राम उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुमने अगले 1 महीने में अपनी पूरी मैथ्स की बुक खत्म कर दी, है ना, फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर लास्ट, तो मैं तुम्हें उसका कोई फेवरेट पिकनिक स्पॉट बोल दो या कोई फेवरेट गेम बोल दो, बोला मैं तुम्हारी फेवरेट गेम दिला दूंगा। हाँ, अगर तुम्हें तुम्हारी फेवरेट गेम चाहिए, तुम्हें 30 डेज में ये सारे के सारे चैप्टर्स खत्म करने होंगे। या अगर तुमने 7 डेज तक 6-6 घंटे की पढ़ाई करके मुझे रोज दिखा दिया, तो मैं तुम्हें वीकेंड पे मूवी दिखाऊंगा। व्हाट इज दिस? तो आप कहते हैं सर यहां रिवॉर्ड यूज हो रहा है श्याम को मोटिवेट करने के लिए। अब श्याम को मूवी देखना पसंद है, तो अब वो 7 दिन पढ़ाई करेगा, 8वें दिन उसको क्या मिलने जा रहा है, मूवी मिलने जा रहा है। तो हो सकता है उस रिवॉर्ड के लिए वो क्या करे, 6 दिन तक पढ़ाई करे। अब वो 6 दिन तक जो पढ़ाई करेगा वो तो न्यू सेट ऑफ बिहेवियर है ना, क्योंकि याद करो ओल्ड सेट ऑफ बिहेवियर में तो वो पढ़ ही नहीं रहा था। दैट इज द न्यू सेट ऑफ बिहेवियर। तो किसका इस्तेमाल हुआ, रिवॉर्ड का इस्तेमाल हुआ। या फिर ऐसा हो सकता है कि राम ने श्याम को बोला कि अगले 3 घंटे तक तुम पढ़ाई करोगे, अगर बीच में उठ गए तो 5 बार पुशअप करना पड़ेगा, 10 बार पुशअप करना पड़ेगा। सो व्हाट इज दिस? दिस इज थ्रेट ऑफ पनिशमेंट, है ना। अब जरूरी नहीं कि वो पुशअप कराए ही, लेकिन हाँ क्या दिया, थ्रेट ऑफ पनिशमेंट दिया। और हो सकता है उस पनिशमेंट के डर से श्याम क्या करे, वो जितने देर की उसको टाइमिंग दी गई उतनी देर वो पढ़ ले। तो पहला तरीका है चेंज करने का, जहां हम कंप्लायंसेस को यूज करते हैं, मतलब रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट को यूज करते हैं या फियर ऑफ पनिशमेंट को यूज करते हैं इंडिविजुअल को मोटिवेट करने के लिए कि वो चेंज्ड बिहेवियर को अडॉप्ट कर ले।
पहला तरीका हो गया कंप्लाइंस। कंप्लाइंस में क्या यूज करोगे? रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। इसके अलावा दूसरा तरीका है आइडेंटिफिकेशन का। आइडेंटिफिकेशन तब काम करता है जब आप किसी पे साइकोलॉजिकली इंप्रेस्ड हो और उनकी तरह बनना चाहो। अभी क्या हुआ, राम ने क्या कर लिया, राम का फाइनल का एग्जाम आया, राम ने सीए क्रैक कर लिया, नाउ ही इज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब श्याम सोचता है कि यार मुझे भी भाई की तरह सीए बनना है। अब श्याम जो है वो राम पे साइकोलॉजिकली इंप्रेस्ड है, उसकी तरह बनना चाहता है। अगर वो उससे साइकोलॉजिकली इंप्रेस्ड है, उसको अपना रोल मॉडल मान रहा है, उसकी तरह बनना चाहेगा, तो जाहिर सी बात है फिर राम श्याम को क्या बोलेगा कि अगर तुम मेरी तरह बनना चाहते हो तो तुम्हें भी उसी तरह से पढ़ना होगा जिस तरह से मैंने पढ़ा है ना। तुम्हें भी 10 आवर्स की स्टडी रोज करनी होगी। अगर तुमने 10 घंटे की स्टडी रोज कर ली तो तुम भी बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। व्हाट इज हैपनिंग हियर, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है जब कोई इंडिविजुअल किसी पे साइकोलॉजिकली इंप्रेस्ड होता है, कोई उसका रोल मॉडल होता है, तो वो उसकी तरह बनने के लिए उसी स्केल पे मेहनत करता है या उस तरह के बिहेवियर को अडॉप्ट करता है। तो एक तरीका हो सकता है बदलने का आइडेंटिफिकेशन, जहां आइडेंटिफिकेशन में रोल मॉडल होगा और उस रोल मॉडल पे इंडिविजुअल क्या होगा, साइकोलॉजिकली इंप्रेस्ड होगा। याद रखना, रोल मॉडल होना और फैन होना दोनों में बहुत फर्क है। रोल मॉडल पे आप साइकोलॉजिकली इंप्रेस्ड होते हैं, फैन पे जरूरी नहीं है। फैन के केस में आप किसी के फैन है तो इट्स ओके, आपको अच्छा लगता है, आप उसके फैन है। बट रोल मॉडल का मतलब है आप साइकोलॉजिकली इंप्रेस्ड होते हैं, आप उनको हर एक चीज को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आप हर एक बच्चे में देखोगे उनके पेरेंट्स के कुछ लक्षण होते हैं, चलने का स्टाइल हो, बोलने का स्टाइल हो, कुछ बिहेवियर हो, आपको पेरेंट्स का दिखता है। पता है क्यों? क्योंकि किसी भी बच्चे का जो पहला रोल मॉडल होता है ना, वो उनके माँ बाप होते हैं। और जब जैसे ही माँ बाप उनके रोल मॉडल हैं, उस पर वो साइकोलॉजिकली इंप्रेस्ड है, तो वो उनके एक्टिविटीज को, उनके बिहेवियर को कॉपी करते हैं अनकॉन्शियसली। दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, दिस विल हैपन फॉर श्योर, राइट। तो वही कॉन्सेप्ट आप यहां यूज कर रहे हो कि अगर आप किसी पे साइकोलॉजिकली इंप्रेस्ड हैं, कोई रोल मॉडल है इंडिविजुअल का, उस कंडीशन में उसकी तरह बनने के लिए वो न्यू सेट ऑफ बिहेवियर को एक्सेप्ट करेगा। तीसरा तरीका है आपके पास इंटरनलाइजेशन का। इंटरनलाइजेशन का मतलब क्या है? जहां आपका जो जो इंटरनल थॉट प्रोसेस है इंडिविजुअल का, उसमें चेंज आया। अब क्या हुआ, श्याम जब बहुत अच्छी तरह से चीजों को समझ गया तो श्याम को एक एहसास होता है, श्याम को एक समझ आती है। वो कहता है कि यार मैं जो कर रहा हूं ना, भाई सही कह रहा है, मैं तो फंस जाऊंगा, है ना। जाहिर सी बात है, मेरी किसी अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, मैं एग्जाम्स नहीं निकाल पाऊंगा, है ना, क्योंकि मेरा बेस ही नहीं है, मेरा बेस ही कमजोर हो गया। तो क्या होता है, इसका इंटरनल थॉट प्रोसेस, इसके सोचने का तरीका ही बदल जाता है। इसको ये समझ में आ जाता है कि मुझे बदलने की जरूरत है। और अगर इंडिविजुअल का इंटरनल थॉट प्रोसेस बदल जाए तो फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है ना। लेफ्ट फ्री टू लर्न एंड अडॉप्ट। राम ने क्या बोला? यू आर नाउ, यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको बदलने की जरूरत है, यू आर फ्री टू लर्न एंड अडॉप्ट। अब आप समझो सिचुएशन को और अकॉर्डिंगली अपने आप को बदलो। दिस इज द प्रोसेस ऑफ चेंज। तो चेंज के लिए 3 तरीके हैं, एक है कंप्लाइंस, एक है आइडेंटिफिकेशन, एक है इंटरनलाइजेशन। कंप्लाइंस में रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट यूज होगा, आइडेंटिफिकेशन में रोल मॉडल, एंड इंटरनलाइजेशन के केस में इंटरनल थॉट प्रोसेस में चेंज होता है, राइट। दिस इज हाउ द चेंज विल हैपन। अब देखो, अब राम ने श्याम पे मान लो कंप्लाइंस यूज किया, अब 1 महीने श्याम ने अच्छे से पढ़ाई करी, क्योंकि उसको क्या चाहिए था, उसको अपना फेवरेट गेम चाहिए था, है ना। 1 हफ्ते श्याम ने अच्छे से पढ़ाई करी क्योंकि उसको मूवी देखना था वीकेंड पे, बहुत अच्छी बात है। तो क्या अगले हफ्ते श्याम को छोड़ दिया जाए, उस पर नजर ना रखी जाए? आप बोलोगे सर यही तो गड़बड़ है, वो फिर से पुराने बिहेवियर पे जाना चाहेगा। तो नहीं, तो ये चलता रहेगा सर, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। इस तरह से राम ने क्या किया, श्याम को वॉच किया और बार बार रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट को यूज किया और उसको मोटिवेट करता रहा। एक टाइम आएगा, मतलब 2 महीने 3 महीने के अंदर, देन यू विल सी कि अब उसको रिवॉर्ड की जरूरत नहीं है, अब उसको पनिशमेंट की जरूरत नहीं है ना। वो ऑटोमेटिकली जैसे ही टाइम होता है पढ़ने का, वो अपनी बुक लेके बैठ जाता है। नाउ व्हाट इज दिस? तो आप कहते हैं चेंज्ड बिहेवियर इज नॉर्मल वे ऑफ लाइफ नाउ। चेंज बिहेवियर क्या हो चुका है, उसका नॉर्मल वे ऑफ लाइफ हो चुका है। उसे जब मौका मिलता है वो चुपचाप बैठ के अपनी पढ़ाई करने लगता है, उसे पता है कि यही काम आने वाला है। सो दैट इज रीफ्रेजिंग। रीफ्रेजिंग तब होता है जब पुराना बिहेवियर पूरी तरह से रिप्लेस हो जाता है न्यू बिहेवियर से, और जब नया बिहेवियर ही आपका नॉर्मल वे ऑफ लाइफ हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड एज रीफ्रेजिंग। इसका मतलब चेंज सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो चुका है। तो चेंज के बाद क्या आता है लास्ट में? लास्ट में आ जाता है हमारा रीफ्रेजिंग। क्या आ जाएगा लास्ट में? रीफ्रेजिंग। दिस इज हाउ राम कैन चेंज द श्याम, राइट। सो कंप्लाइंस की अगर हम बात करें, क्या बोलोगे? इन दिस rewards
और पनिशमेंट और फियर ऑफ पनिशमेंट, रिवॉर्ड, फियर ऑफ पनिशमेंट और एक्चुअल पनिशमेंट। कभी कभी फियर ऑफ पनिशमेंट होगा, कभी कभी एक्चुअल पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। कैन बी यूज्ड टू मोटिवेट इंडिविजुअल्स to adopt new set of behavior, to adopt new set of behavior. This is your compliance. Second is identification. इसमें कंडीशन है, ये तभी इफेक्टिव होगा जब इंडिविजुअल किसी पे साइकोलॉजिकली इंप्रेस्ड है। इट इज इफेक्टिव when individual is psychologically impressed upon some role model, in this case the individual accept new set of behavior to become like his her role model. अपने रोल मॉडल की तरह बनने के लिए वो क्या करते हैं, न्यू सेट ऑफ बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लेते हैं इन द केस ऑफ आइडेंटिफिकेशन. एंड थर्ड इज इंटरनलाइजेशन. ने क्या कहा था, इट इन्वॉल्व्स चेंज इन internal thought process, change in internal thought process of individual. In this, individual is left free to learn and adapt. Free to learn and adapt. Individual is left free to learn and adapt. This is called as what? Internalization. और we are done with the process. अब हम चलते हैं लास्ट स्टेप पे जिसको कहते हैं रीफ्रेजिंग, है ना. दिस इज द फाइनल स्टेप. लेकिन रीफ्रेजिंग कब होता है, तो हम कहते हैं जब चेंज्ड बिहेवियर नॉर्मल वे ऑफ लाइफ बन जाए, तब तक याद रखना, क्योंकि चेंज बिहेवियर वापस से पुराने बिहेवियर में जाता है, उसके चांसेस बड़े हाई होते हैं. तो रीफ्रेजिंग तब तक नहीं माना जाएगा जब तक चेंज बिहेवियर नॉर्मल वे ऑफ लाइफ ना हो जाए, जब तक पढ़ना शाम के लिए एक नॉर्मल चीज ना हो जाए, तब तक हम मान के चलेंगे कि रीफ्रेजिंग नहीं हुआ है. रीफ्रेजिंग कब होगा, क्या कहेंगे, रीफ्रेजिंग occurs when changed behavior becomes normal way of life. New set of behavior replaces old behavior completely. New set of behavior replaces old behavior completely. तो ये था बालक आपका टॉपिक स्ट्रैटेजिक चेंज. स्ट्रैटेजिक चेंज में आपने सीखा कि स्ट्रैटेजी को जब हम फॉर्मुलेट करते हैं तो एनवायरमेंटल कंडीशन के आधार पे फॉर्मुलेट करते हैं, लेकिन चूंकि एनवायरमेंट डायनामिक है तो एनवायरमेंटल कंडीशंस बदलते हैं, और उन बदलते कंडीशंस में हो सकता है हमें नई स्ट्रैटेजी को लाना पड़े, या हो सकता है हमें हमारी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करना पड़े. इस प्रोसेस को स्ट्रैटेजिक चेंज कहेंगे. सर्टेनली ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. स्ट्रैटेजिक चेंज को इनिशिएट करने के लिए किसी भी कंपनी में 3 स्टेप होंगे. सबसे पहले हमें समझना होगा कि चेंज की आवश्यकता है, एंड फॉर दैट पर्पस वी विल डू द SWOT एनालिसिस. फिर हमें शेयर्ड विजन क्रिएट करना होगा ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और एम्प्लॉय और कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या हो, सेम हो, और विजन सबके साथ प्रॉपर्ली कम्युनिकेटेड हो. और फिर जाके हम एक्सरसाइज करते हैं चेंज को. लेकिन हमने सीखा कि जब ह्यूमन के बिहेवियर एंड एटीट्यूड को बदलने की बात आती है, यहाँ बहुत डिफिकल्टी होती है. तो ऐसे में कर्ट लेविन का एक प्रोसेस है, 3 स्टेप का प्रोसेस, जो क्या करता है, चेंज को लॉन्ग लास्टिंग बनाना सिखाता है. तो इस 3 स्टेप के प्रोसेस को कहते हैं अनफ्रीजिंग, चेंज एंड रीफ्रीजिंग.
अनफ्रीज में पहले हमने ओल्ड बिहेवियर एंड एटीट्यूड को ब्रेक किया, इंफॉर्मेशन डेलीगेट किया, है ना, लोगों को चेंज के बारे में बताया और चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार किया। चेंज करने के 3 तरीके हो सकते हैं एज पर द एच.सी. केलमैन। तो चेंजिंग इनटू न्यू सिचुएशन में 3 तरीके हैं, कंप्लाइंस है, आइडेंटिफिकेशन है, इंटरनलाइजेशन है। कंप्लाइंस में हम रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का यूज करते हैं, आइडेंटिफिकेशन में रोल मॉडल का यूज होता है, इंटरनलाइजेशन में इंटरनल थॉट प्रोसेस चेंज होता है। फिर आता है रिफ्रीजिंग। रिफ्रीजिंग तब होता है जब आपका न्यू बिहेवियर नॉर्मल वे ऑफ लाइफ बन जाए और ओल्ड बिहेवियर को पूरी तरह से रिप्लेस कर दे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रैटेजिक चेंज। अब इस स्ट्रैटेजिक चेंज का एप्लीकेशन वी हैव टू सी इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। दैट इज आवर टॉपिक नाउ। ये आपका स्ट्रैटेजिक चेंज हो गया। 2 प्रोमिनेंट क्वेश्चन बनते हैं। इनिशिएटिंग स्ट्रैटेजिक चेंज आपको इंडिविजुअली पूछा जा सकता है, कर्ट लिविंग चेंज प्रोसेस आपको इंडिविजुअली पूछा जा सकता है। ये दोनों ही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक और स्टार्ट करते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हेडिंग करेंगे? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर वी हैव टू सी लॉट ऑफ एस्पेक्ट रिगार्डिंग चेंज। तो हम देखते हैं इसको, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट डज मीन बाय डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का सीधा सीधा मतलब होता है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट? देखो, अगर हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें बिजनेस में, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें बिजनेस में, तो दैट इज व्हाट द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल अबाउट, राइट? अब टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम क्या कर सकते हैं? तो वी कैन हैव अ कंप्लीटली न्यू प्रोसीजर। काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा, मैनुअल से हम कंप्यूटराइज में जा सकते हैं, राइट? जैसे आप कहते हो ऑर्डर प्रोसेसिंग, मान लो ऑर्डर प्रोसेसिंग द कंपनी इज डूइंग मैनुअली, so we can do the digital transformation and we can do the order processing, automatically or with the help of some software. या फिर आप ऐसे सोचो कि suppose some company is a kind of brick and mortar type who is selling their product through stores only, right? और फिर हमने क्या किया? We have given the option of online purchase. या आप ऐसे सोचो, have you heard about the IKEA? IKEA is a very renowned company, furnitures वगैरह ये बनाती है, ठीक है? अब IKEA की बात करो तो IKEA ने क्या किया? ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप लॉन्च किया। अब क्या कर सकते हो आप इसमें? ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप के थ्रू IKEA के व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डिजाइन योर एंटायर रूम, यू कैन सी एंड सेलेक्ट द फर्नीचर थ्रू द ऐप। तो ये ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप जो है, इस ऐप के थ्रू क्या कर सकते हैं? आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि कोई भी फर्नीचर आपके, मान लो ड्राइंग रूम के फर्नीचर्स आपको लेने हैं, यू कैन यूज दिस ऐप टू विजुअलाइज दैट, और प्रोडक्ट सिलेक्शन आपके लिए क्या हो जाएगा? बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं? ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप फॉर फर्नीचर सिलेक्शन। नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये बड़ा ही इनोवेटिव प्रोपोजिशन है, यस और नो? क्योंकि फर्नीचर जब आप ऑनलाइन खरीदने जाते हो तो 2D या 3D व्यू अगर आपको दिखता है, तो इन दैट केस ऑल्सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड अबाउट द फर्नीचर। बट ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप के थ्रू आप क्या कर पाओगे? यू विल डू द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द फर्नीचर। तो सर्टेनली इसने सेल को क्या किया होगा? बूस्ट किया होगा। So this is the example of what? Digital transformation. So what we do is we use the technology. हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, we can develop a completely new procedure. हम completely new procedure develop कर सकते हैं, fresh procedure develop कर सकते हैं, या हम एक new product design कर सकते हैं, better product we can launch with the help of what? Augmented, with the help of digital transformation or use of technology. तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एग्जैक्टली यही होता है कि जब हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं टू कंडक्ट आवर प्रोसेसेस, टू डू आवर बिजनेसेस, देन दैट इज कॉल्ड एज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड क्यों यूज हुआ है? कि बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग आवरसेल्फ, वी आर ट्रांसफॉर्मिंग आवरसेल्फ बाय इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, इसीलिए वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन यूज हो रहा है। सो इट्स अ काइंड ऑफ डिजिटल बिजनेस, डिजिटलाइजेशन आप कह सकते हो बिजनेस का। डिजिटलाइजेशन को ही आप बेसिकली क्या कह रहे हैं? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है IKEA का। लाइकवाइज हैव यू हर्ड अबाउट द नाइकी? नाइकी तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, है ना? नाइकी ने क्या किया? बेसिकली नाइकी ने भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया, है ना? और नाइकी क्या करता है, जो आप जैसे शूज जब आप खरीदते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि साइज क्या होगा, है ना? प्रॉपर फिटिंग आएगी या नहीं आएगी। और इसी शू के साइज एंड फिटिंग के लिए शूज रेकमेंडेड फॉर, या रिकमेंडेशन बोलो, रिकमेंडेशन ऐप बेस्ड ऑन लेग साइज। अब कैसे होगा? तो आप क्या कर सकते हैं? लेग का, अपने पैर का स्कैन कर सकते हैं उस ऐप की मदद से। ऐप से क्या किया? पैर को स्कैन किया, और आपने अपने पैर को स्कैन करके, और अकॉर्डिंगली द शूज विल बी सजेस्टेड।
अब देखो कितना इजी हो जाता है, बिकॉज अब शूज को भी परचेज करने की बात करो तो ऑनलाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसकी होती है? साइज की होती है। एज फार एज क्वालिटी इज कंसर्न, अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो क्वालिटी इतना बड़ा कंसर्न नहीं होता, बट साइज बहुत बड़े वाला कंसर्न होता है। तो नाइकी ने क्या किया, ऐप डेवलप किया जिसमें आप अपने अपने लेग को स्कैन कर सकते हैं और उसके आधार पे आपको जूते सजेस्ट होंगे। इट बिकम्स वेरी इजी टू सेलेक्ट योर शू, राइट? दैट्स ऑल्सो काइंड ऑफ व्हाट इनोवेशन कह सकते हो आप, बिल्कुल ही नए तरह का सर्विस ऑफर कर रहा है नाइकी थ्रू द ऐप। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ डिज्नी। डिज्नी को आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से ना, डिज्नी को आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से। डिज्नी ने क्या किया? तो डिज्नी ने क्या किया, डिज्नी इंक्रीज्ड एक्सपीरियंस of experience of visitors in theme parks, with magic band and personalized screens. सो मैजिक बैंड लाया और क्या लेके आए? वो पर्सनलाइज्ड स्क्रीन्स लेके आए। तो जाहिर सी बात है जो विजिटर्स हैं थीम पार्क के, उन विजिटर्स का एक्सपीरियंस क्या हुआ? बेटर एक्सपीरियंस दे वर गेटिंग, राइट? तो मैजिक बैंड का लाना एंड आप जब पर्सनलाइज्ड स्क्रीन्स की बात करते हैं तो अगेन यू आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी। तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का। इतना ही नहीं, जब आप डिज्नी के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की बात करते हो, डिज्नी क्या लेके आया? स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लेके आया। दैट इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल ऑफ व्हाट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। लाइकवाइज आप कार की बात करो, जैसे ऑडी की बात कर लो। ऑडी ने क्या किया? अपने शोरूम में स्क्रीन्स लगाए जहां आप क्या कर सकते हैं, यू कैन एक्सप्लोर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ ऑडी। अब यूजर्स क्या करते हैं, इसको भी लिख डालते हैं। ऑडी ने क्या किया, क्या रखा उन्होंने? इंटरैक्टिव स्क्रीन इन शोरूम्स, जिन शोरूम्स में कस्टमर क्या कर सकते हैं, विजिटर क्या कर सकते हैं, दे कैन एक्सप्लोर डिफरेंट मॉडल्स। वो ऑडी के डिफरेंट मॉडल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं इन एंड आउट। एवरी फीचर्स कैन बी सीन देयर, है ना? आप सारे फीचर्स को देख सकते हैं। यू कैन कंप्लीटली एक्सप्लोर द कार। और जाहिर सी बात है अगर इस तरह का एक्सप्लोरेशन का ऑप्शन आपको मिलता है तो इसने किस चीज़ को बूस्ट किया? ऑडी के सेल को बूस्ट किया। So this is what the digital transformation is all about. Digital transformation means simply use of technology to get a new, to develop a new procedure or new product or new kind of services for the customers. Right? This is what the digital transformation is. Digital transformation is basically automation. Digital transformation is basically use of technology in business. अब आज के डेट में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या डिजिटलाइजेशन की अगर आप बात कर लो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं दिस इज द वर्ल्ड वेयर एआई इज डोमिनेटिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करें तो डोमिनेट कर रहा है, मशीन लर्निंग की हम बात करें तो डोमिनेट कर रहा है। तो एवरी बिजनेस नीड टू इंटीग्रेट दीज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन देयर बिजनेस, एंड दैट इज वाई डिजिटलाइजेशन इज सो इंपॉर्टेंट। सो आप जब ट्रांजिशन करते हैं ना, दैट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप ट्रांजिशन करते हैं तो अब ये ट्रांजिशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसका एक सिंपल सा रीजन है। जब आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो आज के डेट में हर एक बिजनेस को करना पड़ रहा है ना? मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस हैव ऑलरेडी गोन थ्रू दिस चेंज। और जब आप मैनुअल से डिजिटल में जाते हैं ना तो यू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। पूरा कल्चर का शिफ्ट होता है। जब भी आप टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो आपका कल्चर चेंज होता है, और जब आपका कल्चर चेंज होता है, जब आपका वर्किंग कंडीशंस पूरी तरह से बदल जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में चेंज मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। So whenever there is introduction of technology and the procedure changes or the product and services changes, in that case there will be resistance as well, and the chances of failure of your technical transformation is also there. इससे कैसे ओवरकम करें? फॉर दैट पर्पस वी विल हैव टू डू प्रॉपर चेंज मैनेजमेंट, ताकि ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है इसको हम सही तरह से मैनेज कर सके, अपने प्रोडक्टिविटी को मेंटेन कर सके। एक टॉपिक सिलेबस में डालने का यही मतलब है कि हम डिजिटलाइजेशन को समझ सके। जब हम बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट करते हैं, जब हम अपने कंपनी में टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, तो उस कंडीशन में जो चेंज होगा उस चेंज को हम किस तरह से मैनेज करेंगे, यानी कि स्ट्रेटेजिक चेंज का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, राइट? तो व्हाट वी से हियर, यहां हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, हमारे पास जगह है। We say that digital transformation refers to use of digital technology
to develop fresh, improved और entirely new product या entirely new, पहले ले लो, procedures और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। पूरी तरह से नए प्रोसीजर को डेवलप करने के लिए पहले, जैसे मैंने क्या कहा था आपको, ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम, तो पहले हम मैनुअली कर रहे थे और हमने ऑर्डर प्रोसेसिंग के किसकी मदद से किया, सॉफ्टवेयर की मदद से किया। एक्सेल इज अ ब्रिलियंट एग्जांपल है ना। इन मेजॉरिटी ऑफ ऑफिस फॉर डेटा मैनेजमेंट यू आर यूजिंग द एक्सेल। फॉर डेटाबेस की अगर आप बात करो तो उसके लिए आप एक्सेल को यूज कर लेते हो, राइट। तो एक्सेल का बहुत बड़ा रोल है अगर आप देखोगे तो। दैट्स आल्सो काइंड ऑफ व्हाट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। दैट्स आल्सो काइंड ऑफ व्हाट, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन योर बिजनेस। So either for procedure or to create a new product or modify your existing product or services, for every purpose you can use the technology. And whenever you use technology in your business, that is called as digitalization. And whenever there is digitalization, there will be transformation in organization from one form to another. And that what you have to manage. And to manage that, you need to have change management. So change management is critical for digital transformation. इसीलिए दोनों टॉपिक को एक साथ डाल के आपको पढ़ने को दिया गया है. What we say here? यहीं आ जाते हैं. Organization can plan, prepare for and carry out changes. Plan, prepare for and carry out changes to their operations, including digital transformation with aid of change management. So change management will help you in successful digital transformation. याद रखना, if you fails to manage the change, you are not able to deal with the culture, the attitude and behavior of your member of your organization, the digital transformation will fail. है ना. और हम हमेशा कहते हैं इस बात को कि whenever you are applying some system in your organization, उसका सक्सेस या फेलियर बहुत हद तक इस बात पे डिपेंड करेगा कि बाकी चीजें अकॉर्डिंगली चेंज हुई या नहीं हुई, राइट. सो चेंज मैनेजमेंट इज प्ले अ क्रिटिकल रोल इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. और इसीलिए आप बेसिकली यू आर नॉट स्टडिंग अबाउट द डिजिटाइजेशन. आप किसी भी टेक्निकल एस्पेक्ट को नहीं पढ़ने जा रहे. मैं आपको नहीं बताऊंगा किस प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर आप लगाओगे. दैट इज नॉट नीडेड हियर, है ना. पूरे कंपनी को आप एक साथ डिजिटल नहीं करते, ये भी बहुत तय बात है. आप देखते हैं कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिन प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो बहुत ही क्रिटिकल है आपके लिए. उन प्रोसेसेस को भी आप प्रायोरिटाइज करते हैं, किसे पहले करें किसे बाद में करें. और जब ये आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और डिजिटल का इंट्रोडक्शन करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, देन यू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग योर कल्चर, रिगार्डिंग द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ योर मेंबर, रिगार्डिंग अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट नीड टू बी ट्रांसफॉर्म्ड. एंड ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल थिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान चेंज को कैसे मैनेज करें, दैट व्हाट दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट, है ना. सो आप क्या कहते हो, चेंज मैनेजमेंट के मदद से वी कैन डू दिस. इसी के मदद से हम इसको करने जा रहे हैं, राइट. सो आगे बढ़ो. चेंज मैनेजमेंट इन, पहले ना एक हेडिंग लगा लो, आप एक हेडिंग लगा लो, है ना. क्योंकि हमने पहले भी लिख रखा है कि हमें क्या क्या पढ़ना है. तो हमें क्या पढ़ना है, हाउ डज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वर्क. हाउ डज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वर्क, है ना. ये हेडिंग जरूर लगा लो, हाउ डज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वर्क. और ये पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है. चेंज मैनेजमेंट इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. Change management in digital transformation consists of 4 essential elements.
4 essential elements. Consist of 4 essentials element. 4 essential element. सबसे पहला defining goals and objective of transformation. Goals and objectives of transformation. Second, assessing current state of organization and identifying gap. Third, creating roadmap for change. साउंड का थोड़ा सा एरर आ गया था इधर, राइट, लेट मी टेल यू, फिर अगेन देख लेते हैं. सो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ ना, ध्यान से सुन लीजिएगा. और ये वाला पार्ट में साउंड का इशू आया था, दैट्स ओके. सो वी वर टॉकिंग अबाउट द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. क्या कहा हमने कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें. एक बार फिर से हम बेसिक्स से बात कर लेते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. तो सीधा सीधा हमने कहा था यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन द बिजनेस, राइट. अगर इसके हम ये पूछे कि भाई ये कब से शुरू हो रहा है या क्या इसका कहाँ से आप कह सकते हैं आज की टेक्नोलॉजी है, 2 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, तो इट्स नॉट लाइक दैट. ये कॉन्सेप्ट 80s 90s से अगर आप कह सकते हैं तो 80s 90s से धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट ने इंपॉर्टेंस लेना शुरू किया. और आज के डेट में आते आते आप कह सकते हो बिजनेस के लिए बहुत ही क्रिटिकल है एज फार एज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज कंसर्न. और यहाँ बेसिकली वी यूज़ द टेक्नोलॉजी. जैसे यू नो डिफरेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम्स आर बीइंग यूज. जैसे आपने कहा अकाउंटिंग के लिए यू आर यूजिंग अ सॉफ्टवेयर, दैट्स ऑल्सो काइंड ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. या फिर हम ERP सिस्टम्स की बात कर लेते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम्स की बात कर लेते हैं. तो इससे पहले आपके सिलेबस में एक EIS हुआ करता था जिसमें एक टॉपिक था हमारे पास. इनफैक्ट पूरा का पूरा चैप्टर ही बात करता था डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, जहां हम बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट करते थे, बिजनेसेस को ऑटोमेट करते थे बाय अप्लाइंग वेरियस काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, राइट. अगर आप बहुत ही रेडिमेंटल सॉफ्टवेयर्स की बात करो या बहुत बेसिक सॉफ्टवेयर्स की बात करो, यू कैन टॉक अबाउट द एक्सेल, है ना, यू कैन टॉक अबाउट द वर्ड प्रोसेसर. तो दीज वे द सॉफ्टवेयर जो हम ऑफिस ऑटोमेशन के लिए इनिशियल डेज में यूज़ करते थे. बट आज की डेट में वी हैव लॉट ऑफ एडवांस सॉफ्टवेयर्स. जैसे SAP की आपने बात कर ली, ERP सॉफ्टवेयर सिस्टम की, जिसकी मदद से आप किसी भी डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन को ईजिली मैनेज कर सकते हो. So that what the digital transformation is all about. We use the technology in business, you know, through which we can have a completely new or improved processes, or we can develop new products and services with the help of those technology. हमने ये कहा था कि whenever a digital transformation takes place in an organization, ऐसे situation में we have to manage the change. So change management is a very critical part of, you know, digital transformation. इसके बिना आपका digital transformation fail होगा. अब हमने यहाँ ये कहा था कि there are 4 essential elements as far as, you know, change management in digital transformation is concerned. So there are 4 essential elements. First of all, you have to define the goal and the objective of transformation. अगर आप, if you are introducing the technology in your business, so what is your goal? What is your objective? What you are trying to achieve? That need to be clarified. Second is assessing current state of organization and identifying gap. So abhi currently how you are doing that job. Suppose you are trying to you know, apply a software to some procedure. तो अभी आप उसे किस तरह से कर रहे हैं? What are the gaps there? है ना, जैसे आप कहते हो कि सर we are not able to take the benefit of, you know, discount from suppliers. तो अर्ली डिस्काउंट पेमेंट से जो हमें बेनिफिट मिल सकता है, अर्ली पेमेंट से जो हमें डिस्काउंट का बेनिफिट मिल सकता है फ्रॉम सप्लायर, दैट वी आर नॉट गेटिंग. एंड यू वांट टू पुट अ सॉफ्टवेयर, यू नो, यू वांट टू मैनेज योर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ अ सॉफ्टवेयर, ताकि आप, है ना, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट पे आप एंजॉय कर सको. तो वी विल सी कि अभी हम उस काम को किस तरह से कर रहे हैं और कहाँ गैप है. बिकॉज टू फिल दैट गैप and you know, while applying software or the technology, we have to consider that gap as well. Creating roadmap for change. Now we see कि किस तरह से change को हम apply कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने goal को achieve कर सकते हैं. Whatever goal we set, उसको हम कैसे achieve करेंगे, what will be the steps that need to be created here. And the last is implementing and managing change at every level of organization. तो जैसे ही आप software system को apply करते हैं, it will affect the entire organization. And you will have to manage change at every level of organization. You will have to continuously review and monitor कि किसी तरह के changes की अगर ज़रूरत है, modification की आवश्यकता है, तो accordingly you will be doing that. तो goal set करना सबसे पहले हमने कहा
गोल सेट करने के बाद करंट स्टेट को एनालाइज करना, गैप्स को आइडेंटिफाई करना, रोड मैप क्रिएट करना और लास्ट में इंप्लीमेंट और मैनेज करना. सो गोल सेटिंग, करंट स्टेट का स्टडी, रोड मैप एंड इंप्लीमेंटिंग, दीज आर द 4 एसेंशियल एलिमेंट. इसको ध्यान में रखना है. हमारे पास गोल सेटिंग है, हमारे पास करंट स्टेट का इवैल्यूएशन है, रोड मैप है और इंप्लीमेंटिंग है, GCRI. These are the 4 essential elements of what? Change management and digital transformation. सवाल आता है अब कि क्या रोल है. अगर स्पेसिफिकली हम रोल की बात करें, हालांकि हमने यहाँ एक चीज मेंशन किया था कि when implemented correctly, change management can assist firms in overcoming the obstacles posed by the digital transformation and reaping full benefit of investment. It's a expensive proposition. Whenever you go for the business process automation or whenever you go for the digital transformation, it's a very expensive proposition. आपको बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करना होता है, बहुत ज़्यादा पैसा आपको लगाना होता है. ऐसे सिचुएशन में इसके सक्सेस को आप इंश्योर करना चाहोगे, इससे मैक्सिमम बेनिफिट आप निकालने की कोशिश करोगे. एंड दैट कैन बी डन ओनली व्हेन यू आर अप्लाइंग चेंज मैनेजमेंट, व्हेन यू आर मैनेजिंग चेंज मैनेजमेंट प्रॉपरली. तो दिस इज व्हाट वी हैव टू सी नाउ. क्या कहते हैं हम यहाँ? रोल ऑफ चेंज मैनेजमेंट इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. रोल ऑफ change management in digital transformation. Role of change management in digital transformation. Digital transformation में change management का क्या रोल है? ठीक है, हमने क्या कहा? सबसे फंडामेंटल बात क्या कही थी हमने? तो हमने कहा था a good change management is critical for success of digital transformation. A good change management is critical for success of digital transformation. A good change management is success for digital transformation, right? Change management provides organization in achieving its objectives by reducing risks and disruptions. सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे चैलेंजिंग जो एस्पेक्ट होता है चेंज मैनेजमेंट में, दैट इज मैनेजिंग द पीपल, राइट? व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट? देखो, यू आर अप्लाइंग न्यू टेक्नोलॉजी, है ना? ठीक है, आप अपनी नई टेक्नोलॉजी को अप्लाई कर रहे हैं. सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक होगा कि न्यू टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फायदे होते हैं, टेक्नोलॉजी को अप्लाई करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे नुकसान भी होते हैं. सबसे पहले क्या होता है, जरा सोचो. सपोज अभी तक आप मैनुअली कर रहे थे, नाउ यू हैव इम्प्लीमेंटेड द ERP सिस्टम. जब आप ERP सिस्टम अप्लाई करते हैं तो ERP सिस्टम को सही तरह से इस्तेमाल करना, राइट? एक तो पहले ERP सिस्टम के एप्लीकेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं, वो टेक्निकल पार्ट है. नाउ इन आवर टॉपिक वी हैव टू फोकस ऑन द पीपल पार्ट ओनली. मैं आपको पहले ही बता दूं, इट्स अबाउट चेंज मैनेजमेंट, नॉट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. ये टॉपिक जो है ये चेंज मैनेजमेंट इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में बस इतना समझ के रखना है कि टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हो रहा है, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, सपोज यू हैव इम्प्लीमेंटेड एन ERP सिस्टम, तो इसका इंपैक्ट आपके लोगों पे क्या होगा? व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? और ये हर एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे आपको ये इंपैक्ट दिखाई देगा. पहला, पीपल विल फील दैट द डिसीजन मेकिंग पावर इज गेटिंग रिड्यूस्ड. बिकॉज व्हाट हैपेंस, जब आप मैनुअली काम कर रहे थे, इन दैट केस मोस्ट ऑफ द डिसीजन आर टेकन बाय पीपल. बट जैसे ही आपने टेक्नोलॉजी को अप्लाई किया, मेजॉरिटी ऑफ डिसीजंस विल बी डन ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम, राइट? So they feel that their decision making authority is being declined, right? Number one. Number two, they will be uncomfortable in working in the new working conditions. That will automatically happen. So आपको resistance आएगा. So you will have to manage your people, है ना? So proper communication, proper coordination, right? You will have to convince them कि आपकी decision making authority कम नहीं होगी. You have to tell them कि इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का आपके रोल में क्या फायदा होने वाला है, हाउ योर जॉब विल गेट ईजियर, और आप कैसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर पाओगे. नाउ दिस नीड टू बी टेकन डन वेरी केयरफुली, बिकॉज अदरवाइज यू विल फेस द रेसिस्टेंस. सो चेंज मैनेजमेंट प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव बाय रिड्यूसिंग रिस्क्स एंड डिसरप्शंस. जितने भी रिस्क्स हैं या डिसरप्शंस हो सकते हैं,
उसको, जैसे हम सोशल डिस्ट्रप्शन की बात कर रहे थे, हमने कहा था अगर आप सडन चेंज करते हैं, चेंज मैनेजमेंट में आपने क्या सीखा था, इफ देयर इज सडन चेंज एंड देयर इज सरप्राइज फॉर द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन दैट केस सोशल डिस्ट्रप्शन में अकर। और अगर सोशल डिस्ट्रप्शन होता है तो आपका चेंज का प्रोसेस फेल होगा। तो चेंज मैनेजमेंट विल रिड्यूस द सोशल डिस्ट्रप्शन, इट विल रिड्यूस द डिस्ट्रप्शन एंड विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ सक्सेस, राइट। फर्दर वी कैन से दैट हाउ इट हेल्प्स। अगर हम देखें स्पेसिफिकली, हम रोल की बात कर रहे थे, हम आते हैं स्पेसिफिकली हाउ इट हेल्प्स, हाउ चेंज मैनेजमेंट हेल्प्स। ये अलग टॉपिक नहीं है, ये इसी का पार्ट है। हाउ चेंज मैनेजमेंट हेल्प्स, हाउ चेंज मैनेजमेंट हेल्प, वी कैन से दैट change management helps in several ways. Management helps in several ways, including change management helps in several ways, including number one, specifying the parameters and goals of digital transformation. Parameters and goals of digital transformation. Further, determining which procedures and tools are modified. Which procedures and tools are modified. Making a plan for implementing improvements. Making a plan for implementing improvements. And number 4, involving members of organization in digital transformation. Involving members of organization in digital transformation. And the last one is track progress and implement required course correction. Implement required course correction. Right, this is how it will help you. With the help of change management, we can specify the parameter of digital transformation and the goal of digital transformation. Through digital transformation, what we are going to achieve. Determine which procedure and tools are modified. मैंने आपको पहले ही कहा था, we have to decide कि क्या क्या प्रोसीजर्स हैं जिन्हें मॉडिफाई करने की जरूरत है। जैसे आपने आगे पीछे सीखा था कि हम अपने करंट सिचुएशन को एसेस करते हैं एंड देन वी सी कि व्हाट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन कैन बी डन, वेयर देयर इज गैप, एंड व्हेन देयर इज गैप ओनली देन द मॉडिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड। तो अपन क्या कर पाएंगे, प्रोसीजर्स को हम देख सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं किस प्रोसीजर को, किस टूल को मॉडिफाई करना है। देन अ प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट इम्प्लीमेंटेशन इज प्रिपेयर्ड. Members of organization need to be involved. What I told you earlier as well, कि members are the most important aspect here, right? And track progress. This is how it is going to help you. तो आपने क्या कहा, पैरामीटर्स सेट करने में, प्रोसीजर्स को डिटरमिन करने में, किसे इम्प्रूव करना है हमें, प्लान के प्रिपरेशन में, इम्प्लीमेंटिंग इम्प्रूवमेंट्स के लिए, मेंबर्स को इन्वॉल्व करने में और प्रोग्रेस को ट्रैक करने में. दिस इज हाउ इट विल हेल्प यू in digital transformation. So we have the parameters, we have the procedures, we have the plan, and we have the members, and we have the progress. है ना? तो इस तरह से आप देख सकते हैं. 4 PM कर दो इसको, 4 PM कर दो इसको, right? This is how the digital transformation will help you. है ना? This is how the change management will help you in digital transformation. ठीक है? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप और भी ध्यान में रखना. देखो, चेंज मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोजेक्ट. आप ऐसा मत सोचना कि हमने एक बार चेंज मैनेजमेंट को डील कर लिया देन वी आर ओके, है ना. हमने कहा कि सर इन जनरल सेंस अगर हम बात करें तो जब हमने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया देन वी हैव टू मेक लॉट ऑफ चेंजेस एंड दैट नीड टू बी मैनेज्ड प्रॉपर्ली. तो हम कर्ट लेविन का प्रोसेस लगा देंगे. हम इनिशिएटिंग चेंज को हमने सीखा ही था, हम वही प्रोसेस लगाएंगे, उसी प्रोसेस के तहत हम अपने चेंज को मैनेज कर लेंगे, राइट. तो दैट इज ओके. सो इज इट अ प्रोजेक्ट?
तो अगर आपसे कोई पूछ दे इज अ चेंज मैनेजमेंट अ प्रोजेक्ट, हमने एक बार अप्लाई कर दिया एंड वी आर डन, तो हमेशा कहना कि नहीं, ऐसा नहीं है। चेंज मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो चेंज मैनेजमेंट रिस्क को रिड्यूस करता है, डिस्ट्रप्शंस को रिड्यूस करता है, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू कीप इन माइंड दैट इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ एवर गोइंग प्रोसेस, लॉट ऑफ चेंजेस हैपन continuously in organization, and accordingly you will have to deal with the change management as well. So change management is not a project, है ना, it is a continuous process. तो हम क्या कहते हैं, it is important to keep in mind, it is important to keep in mind, important to keep in mind that the change management is not a project. Management is not a project. It's not a project, but a continuous process, a continuous, ever-going process, a continuous, ever-growing process, right? So ये हमेशा आपकी कंपनी में चलता रहता है. So it's not a one-time project. This is it. Now what we have to understand now is the change management strategies. ये था how it help us. तो हम क्या बोलेंगे, 4 PM. 4 PM is our answer, how it help us. But what are different digital transformation strategies? क्या strategies होंगी हमारी, what we have to follow during the digital transformation? चलो, क्या बोलोगे आप? Change management strategies. Change management strategies for digital transformation. Change management strategies for digital transformation. Change management strategies for digital transformation. ठीक है, इसमें there are 5 best practices for managing change. For managing change किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में, स्मॉल हो या मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन हो, to mid-size organization, और अब ये 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन कौन से हैं, तो ट्रिपल स्टार कर लीजिएगा. स्टेट क्वेश्चंस आएंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में जब भी आएंगे, है ना. तो वो 5 क्या क्या है. सबसे पहला जो स्ट्रैटेजी है, सबसे पहला जो प्रैक्टिस है, दैट इज बिगिन एट टॉप. नंबर 2 इज इंश्योर दैट चेंज is both necessary and desired. Number 3, reduce disruption. Number 4, encourage communication. And number 5, recognize that the change is a norm and not an exception. There are 5 things. अब जरा ध्यान से समझना है इसको. These are the 5 best practices. और मैंने अभी आपको कहा था कि whenever we talk of the change management, people are in the center. ध्यान से समझना है इसको. People are in the center. Now see this, whenever you apply any kind of major project, you need commitment. आपको commitment चाहिए. And commitment of entire organization. Digital transformation is a kind of thing where the commitment of entire organization is essential, वरना ये project fail हो जाएगा. Right? So ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? ऐसा हम इस 2 रीजन से कह रहे हैं, या मल्टीपल रीजन हो सकते हैं. 2 प्रोमिनेंट रीजन हैं. पहला, it involve lot of cost. तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, and it takes time. इसमें आपका टाइम भी जा रहा है. And lot of things changes in your organization. Lot of things change in your organization. बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं. ऐसे में पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कमिटमेंट एसेंशियल है. और जब आप कमिटमेंट की बात करते हो, हमेशा याद रखना कि कमिटमेंट तभी पूरे ऑर्गेनाइजेशन से मिल सकता है आपको when it starts from the top level. First of all, top level हमेशा याद रखना, कमिटमेंट टॉप डाउन फ्लो करता है. कमिटमेंट की अगर आप बात करोगे तो कमिटमेंट हमेशा टॉप डाउन फ्लो करता है. इफ टॉप लेवल इज नॉट कमिटेड, इन दैट केस यू कांट गेट द कमिटमेंट ऑफ एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन के में कमिटमेंट नहीं दिखेगा.
तो जो भी कल्चर है, कंपनी का जो कल्चर आप बिल्ड करना चाहते हैं ना, दैट कल्चर शुड कम टॉप डाउन फैशन, कम इन टॉप डाउन फैशन, दैट शुड स्टार्ट एट द टॉप। जब ये टॉप पे स्टार्ट होगा तभी पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कमिटमेंट आपको मिल सकता है। सो आप क्या कहते हो, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम चेंज मैनेजमेंट की बात करें तो पहला हमने कहा बिगिन एट टॉप। क्या कहा हमने? बिगिन एट टॉप, राइट। सो जो कल्चर होगा जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मोटिवेट करेगा, है ना, या जो कल्चर होगा जो चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए लोगों को मोटिवेट करेगा, दैट हैज टू कम फ्रॉम टॉप लेवल, that has to come from top level. So this is the first thing you have to keep in mind. और इसको सिंपल तरीके से ध्यान में रखने का तरीका है कि आप कहोगे कि commitment always flows from top to bottom. If top management is not committed, certainly you can't ensure the commitment of entire organization. So the culture which will motivate organization to the mindset जो ऑर्गेनाइजेशन में हर एक मेंबर्स को मोटिवेट करेगा कि वो चेंज को एक्सेप्ट करे, that should be promoted from the top management only, है ना। तो it should start at the top. The process of change will start at the top. इसीलिए आपने क्या कहा? The first practice is begin at top. Second is ensure that change is both necessary and desired. Look, whenever you are trying to bring change, है ना, तो आपको एक बात समझना होगा, and usually decision makers make mistake here. आपको यह बात समझना होगा कि चेंज हैज सर्टेन इंपैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन. इट विल अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन, इट विल अफेक्ट द पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट विल अफेक्ट योर मैन पावर. तो ऐसे सिचुएशन में ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम वही चेंजेस अफेक्ट करें जो चेंजेस एसेंशियल हैं, जो चेंजेस डिजायर्ड हैं. अननेसेसरी चेंजेस अगर आप लाते हो तो आप समझ रहे हो ना कि आपको हर एक चेंज का इंपैक्ट आपको अपनी कंपनी पे दिखाई दे रहा है. तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी चेंजेस हम ला रहे हैं वो नेसेसरी भी है और डिजायर्ड भी है, तभी इसका अफेक्ट होगा. दैट वी विल मैनेज थ्रू चेंज मैनेजमेंट, बट दिस नीड टू बी इंश्योर्ड दैट इज एसेंशियल, दैट इज नेसेसरी एंड दैट इज डिजायर्ड, राइट. सो जैसे हम कहते हैं कि व्हेनेवर सपोज यू आर इंप्लीमेंटिंग ईआरपी सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन, यू नेवर गो फॉर ऑल मॉड्यूल. अब सारे मॉड्यूल नहीं लगाते, आप उन्हीं मॉड्यूल्स को लगाते हैं जिनकी आपको अपनी कंपनी की जरूरत है. आप ऑटोमेशन की बात करिए आपने, तो आप अपने सारे प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने नहीं जाते, आप उन्हीं प्रोसेसेस को करते हैं जो जरूरी है ना. तो जो एसेंशियल है या जो डिजायर्ड चेंजेस हैं उन्हीं चेंजेस को लाएंगे. क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि हम कहते हैं कि हर एक चेंज का असर, इंपैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे, उसके लोगों पे होता है ना. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें ये इंश्योर करना है कि जो भी चेंजेस ला रहे हैं दैट नीड टू बी डिजायर्ड, दैट नीड टू बी नेसेसरी. तो स्टार्ट एट टॉप एंड सिर्फ डिजायर्ड और नेसेसरी चेंजेस ही इंप्लीमेंट होंगी. थर्ड, रिड्यूस डिसरप्शन. यू हैव टू रिड्यूस डिसरप्शन एंड सोशल डिसरप्शन को आपको क्या करना होगा? रिड्यूस करना होगा. एंड डिसरप्शन कैसे रिड्यूस हो सकता है? डिसरप्शन पहले होता क्यों है ये बताओ. तो आप बोलोगे डिसरप्शन होगा बिकॉज वी आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू वे ऑफ डूइंग जॉब. और जब हमने नई टेक्नोलॉजी को अप्लाई किया, न्यू वे ऑफ यूजिंग जॉब को अप्लाई किया, हायरार्की डिस्टर्ब होता है. जो लोग हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो डिस्टर्ब होते हैं. और ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है. जब भी आप कोई नई टेक्नोलॉजी अप्लाई करोगे, दैट विल बी कंसर्न फॉर योर एम्प्लॉइज और दैट विल कॉज द डिसरप्शन. तो इस डिसरप्शन को हमें कम से कम करना है. हमें डिसरप्शन को कम से कम करने का एक ही तरीका है. बेसिकली आप अगर देखो तो वो आपको आगे के 2 पॉइंट में दिखेगा, है ना, क्लियरली दिखेगा. बट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू रिड्यूस डिसरप्शन हियर. तो प्राइमरीली कैसे कर सकते? तो हमने कहा सर, जैसे हमने इंफॉर्मेशन शेयर करने की बात करी, अब लोगों को आपको एप्रोप्रिएट टूल देना होगा ताकि वो चेंज के साथ क्या कर सके? अडॉप्ट कर सके. सपोज ट्रेनिंग की बात कर लो, यू हैव इंप्लीमेंटेड सम न्यू सिस्टम बट यू आर नॉट विलिंग टू गिव ट्रेनिंग टू योर एम्प्लॉइज, तो वो बेचारा क्या करेगा? वो तो यूज ही नहीं कर पाएगा, उसको डिसरप्शन क्रिएट होगा. तो आपको क्या करना है? उन्हें प्रॉपर टूल देना है ताकि वो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ क्या कर सके? एडजस्ट कर सके. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है ये सडन ना हो, ये सरप्राइज ना हो उनके लिए. दे मस्ट बी टोल्ड, है ना. तो हम कहते हैं उनको हमें एडवांस में कन्विंस करना है. याद आपको अनफ्रीज किया था आपने, तो आपको ये भी ध्यान में रखना. आप ये मत सोचना कि क्या जरूरत है मेरे को अनफ्रीज करने का. आई हैव इंट्रोड्यूस द टेक्नोलॉजी, आई एम गोइंग फॉर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. जो अडॉप्ट कर सकता है तो करो. नहीं, दैट इज द रॉन्ग वे. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गेट योर वर्ड अर्ली and you have to tell every employee, every member of organization, yeah, that this process is going on, right? So बहुत सारे के एक्टिविटीज हम कर सकते हैं जिससे हम डिसरप्शन को क्या करें? रिड्यूस करें. Then we have to encourage communication. This is very important.
बिकॉज जब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा एंड चेंज इज हैपनिंग, इन दैट केस योर स्टाफ विल हैव लॉट ऑफ क्वेरीज एंड कंप्लेंट्स, queries regarding new procedures, new systems. They will, and certainly they will have certain complaints as well, है ना, जो उनके वेलबींग से रिलेटेड हो सकता है. उन्हें ऐसा फील हो सकता है हम डेंजर में हैं, हमारे जॉब में खतरा है. दीज थिंग्स में हैपन. तो यू नीड टू हैव एन ओपन चैनल, ओपन कम्युनिकेशन चैनल, जहां हर एक मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर फ्री टू शेयर देयर कंसर्न्स विद यू. तो अगर मान लो अगर हमने क्लोज कम्युनिकेशन रखा हुआ है एंड पीपल आर वरीड, तो क्या होगा? दे विल स्टार्ट सर्चिंग न्यू जॉब, एट्रिशन बढ़ेगा और आपके लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएंगे. आप सर्टेनली ये नहीं करना चाहोगे. आप हमेशा, हम क्या कहते हैं, जो एम्प्लॉय टर्नओवर है, टर्न अराउंड है, उसको हम कम से कम रखने की कोशिश करते हैं, तभी ये सक्सेसफुल होगा, वरना ये ऐसे ही फेल हो जाएगा. सो हाउ वी कैन एंश्योर दैट? तो हम कहेंगे एनकरेज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन को एनकरेज करो, ओपन चैनल रखो, प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल रखो, एंड एवरी मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर फ्री टू शेयर देयर कंसर्न्स, दे कैन रेज देयर क्वेरीज, दे कैन पुट देयर कंप्लेंट्स, एंड वी हैव टू give them the confidence, yes, you are not in danger, and whatever tool will be required for you to adjust with the changed environment, we are going to provide that to you, है ना? So that is your encourage communication. Last is recognize that change is a norm and not an exception. It's a norm, not an exception. You have to prepare it for in advance. हम कहते कोई एक्सेप्शन नहीं है. एक्सेप्शन आता है तो क्या होता है? जब एक्सेप्शन आता है देन वी हैव टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि हमें तो पता नहीं होता. एक्सेप्शन का मतलब हमें नहीं पता, वो एकदम से होता है और हमें उसको रिस्पॉन्ड करना होगा. बट चेंज मैनेजमेंट ऐसा नहीं है. इट्स अ नॉर्म, इट विल हैपन, तो वी हैव टू प्रिपेयर इट इन एडवांस. इसके लिए प्रिपेयर फॉर इट इन एडवांस, हमें इसके लिए क्या करना होगा? एडवांस में अपने आप को प्रिपेयर करके रखना चाहिए. सो 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस है. नंबर 1, बिगिन एट द टॉप, एंश्योर ओनली दोज चेंजेस आर अफेक्टेड विच आर नेसेसरी एंड डिजायर्ड. थर्ड में हमने कहा डिसरप्शंस को रिड्यूस करो, कम्युनिकेशन को इंकरेज करो फोर्थ में, और फिफ्थ में हमने कहा इट्स नॉट एन एक्सेप्शन, इट्स अ नॉर्म फॉर एनी बिजनेस, राइट? तो ये 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस है हमारे पास, व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड, राइट? चलो पहला देखते हैं, बिगिन एट टॉप. नंबर 1, बिगिन एट टॉप. कहां से शुरू होगा? ये हमेशा टॉप लेवल से शुरू होगा. कमिटमेंट ऐसे ही फ्लो होता है. कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जब तक ये कमिटेड नहीं है, चेंज यहीं से इनिशिएट होगा. बिगिन एट टॉप, राइट? तो व्हाट वी से, द कल्चर दैट विल मोटिवेट एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, the culture that will motivate entire organization to accept change can only be generated at top of organization and then promoted further down and promoted further down the organization and promoted further down the organization. So this is your begin at top. Number 2, ensure that the change is both necessary and desired. Change is both necessary and desired. Ensure that the change is both necessary and desired. क्या बोलेंगे? Usually, decision makers are unaware of how to properly handle digital transformation and its impact on or its effect on firm, and hence it is critical to ensure that change is both necessary and desired. ये कैसे इम्पैक्ट करेगा हमें नहीं पता है, तो हम उतना ही हेडेक लेंगे ना जो हमारे लिए नेसेसरी हो, जो हमारे लिए डिजायर्ड हो. ऑब्वियस है ना? ऐसा तो नहीं कि हम कुछ भी चेंज करना शुरू कर दे बिना ये समझे हुए कि हमारे लिए जरूरी भी है या नहीं है.
क्योंकि वो कैसे इंपैक्ट करेगा, दैट इज वी आर टोटली अनअवेयर ऑफ. थर्ड इज रिड्यूस डिसरप्शन. रिड्यूस डिसरप्शन. What we said, change affects staff or members of organization. Change affect member of organization. Change affect members of organization. Introduction of new technology. Introduction of new technology is always a concern for employees, is always a concern for employees, and it may cause workplace disruption, social disruption, या only disruption. ऐसा हो सकता है. अब सवाल उठता है इसको डील करें कैसे. वर्क प्लेस डिसरप्शन, इसको डबल स्टार कर लेना. वर्क प्लेस डिसरप्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय, कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो वर्क प्लेस डिसरप्शन को. तो हमने कहा सर बहुत सारे टेक्निक्स हमें उसके लिए लगाने होंगे, है ना. किसी एक चीज़ की बात हम थोड़ी कर रहे हैं. वी हैव टू वर्क ऑन लॉट ऑफ थिंग. सबसे पहला कि आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होगा, आपको एक, आप कहते हैं ना, एक वाइब्रेंट, एक ऐसा कल्चर आपको डेवलप करना होगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन को लेके किसी तरह का कोई संशय ना हो, इनकरेजमेंट मिले लोगों को, है ना, लोग अप्रिसिएटेड फील करें. तो आप क्या बोलोगे, क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट दैट एनकरेजेस ट्रांसफॉर्मेशन. आपको ऐसा एक एनवायरनमेंट बनाना होगा जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या मिले, एनकरेजमेंट मिले. तो सबसे पहले तो आपको ये करना होगा, बिकॉज पीपल आर concerned. So create an environment that encourages transformation. Provide early information. हमने कहा था भाई सरप्राइज मत दे देना, है ना. Provide early information and be ready for some interruption. इंटरप्शन के लिए आपको क्या रहना है, रेडी रहना है. और आपको पहले से ही एडवांस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, उन्हें आपको सरप्राइज नहीं देना है. गिविंग स्टाफ नॉलेज, ये आएगा ट्रेनिंग से, एंड टूल्स टू अडॉप्ट विद चेंज. नॉलेज एंड टूल्स टू अडॉप्ट विद चेंज या टू चेंज. You will have to provide knowledge and tools to your employees ताकि वो चेंज को क्या कर सके, अडॉप्ट कर सके. और सबसे इंपॉर्टेंट, इंश्योर IT डिपार्टमेंट इज अवेयर ऑफ ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. IT डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली दे विल बी सपोर्टिंग एवरीवन. So IT department is aware of all technical changes. This is how you can reduce the disruption. अगर मान लो IT department को हमने सारे technical changes के बारे में नहीं बता रखे और IT department is totally not involved, everything is being done by the consultant, आपके तो पक्का disruption होगा, है ना. So these are the certain aspects जिससे हम workplace disruption को manage कर सकते हैं. So this is your reduce disruption. ये आपका क्या हो गया, reduce disruption. Now let's go to the fourth one. Encourage communication. एनकरेज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन को क्या करो, एनकरेज करो. प्रॉपर चैनल रखो ताकि लोग अपनी शिकायतें, अपने कंसर्न्स आप तक पहुंचा सके. तो इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग चैनल्स टू इनेबल स्टाफ टू कम्युनिकेट विद देयर क्वेरीज एंड कंप्लेंट्स, टू कम्युनिकेट विद देयर query and complaints, and reassure them that they are not in danger. ये उन्हें बताना बहुत जरूरी है कि आप पे कोई खतरा नहीं है ना. तो ऐसी फीलिंग आती है सर, बिल्कुल आएगी, है ना. जैसे ही आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करोगे ऐसी फीलिंग आपके स्टाफ में आएगी. तो आपको उन्हें ये भी बताना है कि यू आर नॉट इन डेंजर एट ऑल.
डन। चलते हैं लास्ट प्रैक्टिस पे। लास्ट प्रैक्टिस में हमने क्या कहा था कि आप चेंज को क्या लेके चलो, एज अ नॉर्म नॉट एन एक्सेप्शन। नंबर 5, रिकॉग्नाइज change as a norm and not exception. Recognize change as a norm and not exception. चेंज को कैसे लेके चलिए, एक नॉर्म को लेके चलिए, है ना। ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये एक्सेप्शन, ये एकदम से नहीं आता। बिजनेस मस्ट प्रिपेयर इटसेल्फ in advance. Business must prepare itself in advance. ऐसे लिखना, for change in advance. And expect it. बिजनेस को एक्सपेक्ट करना चाहिए, जैसे ही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा चेंजेस रिक्वायर्ड होंगी, है ना। बिजनेस नीड टू एक्सपेक्ट इट, राइट। पता है ये क्या है बेसिकली, दिस इज अबाउट चेंज रेडीनेस। आप चेंज को लेके कितना रेडी हो, है ना। चेंज रेडीनेस का मतलब ये नहीं होता है कि आप चेंज को लेके एकदम कितना रेडी हो, बस अब बेसिकली ये देखना होता है कि कितना हम तैयार हैं, कितना हम तैयार नहीं है, राइट। रिकॉग्नाइज चेंज एज अ नॉर्म नॉट एन एक्सेप्शन, मतलब वी विल हैव टू प्रिपेयर इन एडवांस। हाउ मच रेडीनेस, चेंज रेडीनेस इज देयर, दिस इज व्हाट बेसिकली चेंज रेडीनेस। ये पॉइंट किसके बारे में बता रहा है, चेंज रेडीनेस के बारे में बता रहा है। तो आप इसके बारे में भी एक लाइन लिख लो। चेंज रेडीनेस इज एबिलिटी टू continuously initiate and respond to change. Respond to change. Continuously initiate and respond to change in ways that create advantage and reduce risk. And reduce risk. और आपको याद है आपने क्या सीखा था, आपने कहा था सर चेंज मैनेजमेंट जो होता है ये कोई इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, है ना। याद होगा आपको, आपने क्या कहा था, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स नॉट अ वन टाइम प्रोजेक्ट। ये कोई एक टाइम का प्रोजेक्ट नहीं होता, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स नॉट एन एक्सेप्शन, है ना। इट्स नॉट अ प्रोजेक्ट बट इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसको भी ध्यान में रखिएगा। दिस इज ऑल अबाउट योर बेस्ट प्रैक्टिसेस, 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर चेंज मैनेजमेंट। हाईली इंपॉर्टेंट है आपके अटेम्प्ट में। ये 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस को हमने ट्रिपल स्टार किया है, इसको अच्छी तरह से थॉरली कमांड करके रखना है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड वी हैव कवर्ड स्ट्रेटजिक चेंज एंड सम ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। इस लेक्चर को में हम यही विराम करेंगे, अगले लेक्चर में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। चेंज मैनेजमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट्स और हैं, है ना। एक ही कॉन्सेप्ट है बेसिकली अब बचा हुआ, उसको कवर करेंगे and then after we will enter into the McKinsey 7S model, right? So we will stop this lecture. See you in next lecture. Thank you everyone. Bye bye. Keep working hard. Keep shining.